आज के इस वीडियो में 150 महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए 11वां भाग लेके आ रहे हैं और यह आपके हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ डाउनलोड करना तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आप इस ऐप पे जाइए। इस ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि हर रोज शाम और सुबह आपको सामान्य ज्ञान की लाइव वीडियो मिलती है जिसमें हम 50 प्रश्न कवर करते हैं। 3 वीडियो के बाद जब पूरे 150 प्रश्न कलेक्ट हो जाते हैं तो आपके लिए एक रिवाइज वीडियो लाई जाती है और ये रिवाइज वीडियो है, इसका ये 11वां भाग है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो अलग अलग एप्लीकेशन पे जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? कहने का मतलब यह है कि डच सबसे पहले भारत में कहाँ आए। तो आपका ऑप्शन है मूसलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत, अहमदाबाद। देखिए, आपको हर एक क्वेश्चन के लिए लगभग 5 सेकंड लेना होगा। ये क्वेश्चन एसएससी 10+2 एलडीसी परीक्षा में 2013 में पूछा था। सही उत्तर होगा पुलिकट। अगर आप बात करेंगे डचों की तो ये भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत पहले आ गए थे। इनका जो टाइम पीरियड है ये है 1605 में आए और 1825 के बाद इनका वर्चस्व खत्म हो गया। ये जब सबसे पहले भारत आए तो ये भारत के कोरोमंडल तट पे अपने आप को स्थापित किए और इसमें से अगर आप विकल्प के तौर पे देखेंगे तो आपका उत्तर होगा पुलकिट। अगला है कि पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कलिकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। ये क्वेश्चन जो है ना, यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पहले बताइए आप इसका उत्तर, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि क्या क्या पूछा जा सकता है। सही उत्तर है राजा जमोरिन। देखिए, जब वास्को डी गामा भारत आया था तो जो सन था ये था 1498। 1498 में डेट की बात कर लें तो 17 मई था। 17 मई को आया और जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे वो जिस स्थान पे उतरा ये था कलिकट। कलिकट में जो वहाँ का राजा था जिसका नाम था जमोरिन, उसने इसका स्वागत किया और स्वागत करने के बाद ये अगले साल मतलब कि 1899 में भारत से चला गया। इसके आने का मकसद केवल एक ही था कि इधर व्यापार करने के लिए नए रास्ते की तलाश करना और उसके बाद यहाँ पर जब उसने देखा कि व्यापार करने के लिए अथाह साधन है, क्योंकि जब यहाँ से वो गया तो अपने साथ मसाले लेकर गया। तो जब मसाले लेके गया तो पुर्तगाली फिर से 1502 में भारत आ जाते हैं और इसके बाद ये कलिकट, कन्नौर और जगह पे अपनी व्यापारिक कोठी को लगाते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस परीक्षा में पूछा गया था। अगला है कि पांडिचेरी का वह फ्रांसीसी राज्यपाल कौन था जिसने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया था? देखिए, आवाज़ थोड़ी सही नहीं है आज, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। ये सीजीएल टायर 1 में पूछा गया था 2014 में। तो बताइए, ये जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ना, ये फ्रांसीसी जो कंपनी था इसका पहला राज्यपाल था। अगर आपको पता हो कि पहला राज्यपाल कौन है तभी आप बता पाएंगे। ये था जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले। जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले ये भारत कब आया था ये भी पूछा जा सकता है। यह था 12 अक्टूबर 1754 को। अगला है कि जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया उस समय दिल्ली का शासक कौन था? ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया है 2015 में। यहां पर भी 2 क्वेश्चन बनते हैं। ये था शाह आलम द्वितीय। पूछा जाता है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? तो 1526 में। किसके किसके बीच? तो बाबर और इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी। दूसरी लड़ाई कब हुई? तो 1556। किसके किसके बीच? हेमू और अकबर। तीसरी लड़ाई कब हुई? 1761 में। ये हम पानीपत की बात कर रहे हैं। पानीपत का पहला, दूसरा और तीसरी लड़ाई होती है 1761 में। इसमें अहमद शाह अब्दाली और ये मराठों के बीच हुआ था जिसमें मराठा बुरी तरह से हार गए। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि उस समय दिल्ली का राजा कौन था?
तो उस समय दिल्ली का राजा था शाह आलम द्वितीय। अगला है कि कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की? ब्लू वाटर पॉलिसी बताइए। देखिए क्या हुआ कि जब सबसे पहले पुर्तगाली भारत आए, इसके बाद फ्रांसीसी और भी जो शक्तियां थी वो भारत आने लगी। तो जो यहाँ का इनका एक गवर्नर था जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा, इसने कहा कि अब आप पानी में जो आपके रास्ते हैं उसमें पावरफुल होइए, क्योंकि यहाँ से कोई ना आ पाए, क्योंकि अगर आप पानी में पावरफुल हो जाएंगे तो कोई बाहर से इंडिया तक पहुंच नहीं पाएगा। तो ये था ब्लू वाटर पॉलिसी और इसको शुरू किया था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। इसको ब्लू वाटर कहा जाता है। ब्लू वाटर का मतलब आप एक शब्द में कहें तो ये कहिए कि समुद्र में अपने आप को मजबूत करना। ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया है, काफी टफ क्वेश्चन है। मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला ये कहाँ के नवाब थे? 5 सेकंड लीजिए और अपना उत्तर जरूर कमेंट करके बताइए। वैसे अगर आप पेपर लेके बैठते तो ज़्यादा बेहतर होता, एक सीट पे आपको पता चल जाएगा कि आपने 50 में से कितना क्वेश्चन किया। देखिए ये वीडियो जो आप देख रहे हैं आपको 3 फॉर्मेट में मिलती है। जब सिंगल वीडियो होगी तो आपको 50 क्वेश्चन मिलते हैं, जब एक थोड़ी मतलब सेमी कंबाइंड वीडियो होगी तो 150 क्वेश्चन मिलते हैं, और जब एक कंबाइंड वीडियो होगी तो वहाँ पे एक ही वीडियो में आपको 1000 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो आप डेली वाली वीडियो देखते रहिए, क्योंकि इसके लिए आपको कम समय देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ये नवाब थे बंगाल के। अगर आप सबका टाइम पीरियड जाने तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। जैसे मुर्शिद कुली खान, ये इनका जो टाइम पीरियड है 1717 से लेके 1772 तक है। इसके अलावा अली वर्दी खान, इनका टाइम पीरियड है 1740 से लेकर के 1756 तक। इसके अलावा सिराजुद्दौला, तो सिराजुद्दौला का जो टाइम पीरियड है ये है 1756 से लेकर के 1757। तो ये तीनों लोग बंगाल के नवाब थे और ये क्रम से नवाब बने। और अगर ये पूछा जाए कि बंगाल का अंतिम स्वतंत्र और नवाब कौन था तो ये था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के बाद आप देखेंगे कि अंग्रेज पूरी तरह से अपने आप को बढ़ा चुके थे और ईस्ट इंडिया का शासन शुरू हो गया था। ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया है 2017 में। अगला है कि किस संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार दे दिया? कौन सी संधि हुई? ये स्टेनोग्राफर में पूछा गया था। तो देखिए ये है इलाहाबाद की संधि। अब कई बार पूछा जाता है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? ये हुई थी 12 अगस्त। जो आपको ये डेट बता रहे हैं ना, आप इनका ईयर जरूर याद रखिए। 1765 को इलाहाबाद की जब संधि हुई तो इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसको कई प्रांत दे दिए गए, जिसमें बंगाल था, बिहार था और उड़ीसा था। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इनका पावर और बढ़ गया। कई बार पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से इलाहाबाद की संधि किस शासक ने की? तो ये था शाह आलम द्वितीय। सन याद रखिए, नाम याद रखिए और आप क्षेत्रों का नाम भी जरूर याद रखिए। अगला है कि पुर्तगाली की तलाश में भारत आए थे। किस तलाश में, किस चीज की? तो पुर्तगाली भारत आए थे मसालों की तलाश में। ये क्वेश्चन साइंटिफिक असिस्टेंट 2017 में पूछा जा चुका है। अगला है कि वास्को डी गामा 1498 में भारत में कहां पर आया था? देखिए अगर आप पूरी सीरीज को देखेंगे, जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे आपको जनरल नॉलेज के नाम से, जनरल स्टडीज के नाम से ये मिलेगा। वैसे आप एप्लीकेशन पे जाइए, वहाँ पे ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी होती है, सब कुछ आपको बिना झंझट का मिल जाता है। तो वहाँ पे आपको सबसे पहले प्राचीन इतिहास मिलेगा, फिर मध्यकालीन इतिहास, अब आप जो देख रहे हैं ये आधुनिक का इतिहास है। तो इस तरह आप क्रम से देख पाएंगे। वास्को डी गामा भारत में आया था कलिकट पे, ये हम पहले ही बता चुके हैं, जेई सिविल में पूछा था। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? ये भी सिविल जेई वाले में पूछा जा चुका है। किसको दिया? ये था बख्त खान। बख्त खान क्या दिया गया था? साहब ए आलम
बहादुर। देखिए 1857 के जो विद्रोह था इसे सैनिक विद्रोह कहा जाता है। सैनिक विद्रोह पूरी तरह से कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि हाँ इसे शुरू किया था सैनिकों ने, लेकिन बाद में इसमें कई सारे राजा भी जुड़े, कई सारे स्वतंत्रता सेनानी भी जुड़े। तो सैनिक विद्रोह शुरू में था, हालांकि ये बाद में फेल हो गया, फिर भी अपना प्रभाव छोड़ने में काफी था। अगला है कि बंगाल में दैत शासन तंत्र की शुरुआत किसने की? दैत शासन मतलब डुअल सिस्टम, ये की गई रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। देखिए रॉबर्ट क्लाइव ही था जो कि इलाहाबाद की संधि की कब? 1765 में। जब इसमें इलाहाबाद की संधि हुई तो वहां पे दैत शासन लगा दिया गया। दैत शासन का क्या मतलब है कि कंपनी के पास कुछ मामले रहेंगे, कुछ राजा के पास मामले दे दिए जाएंगे। जैसे कंपनी ने ये किया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो पैसे वाले मामले थे उसे अपने पास रख लिया, जो पब्लिक सेक्टर वाले मामले थे जैसे कि हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, इस तरह के मामलों को जहां कम पैसे थे उसे उस समय के राजा को दे दिया। प्रॉब्लम ये होती थी कि उस समय प्लेग, इस तरह की खतरनाक बीमारियां होती थी और लोग जब मरते थे तो वो राजा पे नाराज होते थे। अगला है कि गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया? ये CHSL में पूछा गया है, तो बताइए। ये किया गया था पुर्तगालियों के साथ। हुआ ये था कि 1536 में बहादुर शाह उनके साथ समझौता किया, लेकिन जब जहाज पे गया तो पुर्तगालियों ने उसे वहीं पे मार डाला। और इसके हत्या के कारण कई हैं। पुर्तगालियों ने ये भी मिलता है कि पुर्तगालियों के साथ वो गठबंधन नहीं कर पाया। बाद में दमन एंड दीव में उसकी घेराबंदी हुई और उसे मार दिया गया। लेकिन आप देखेंगे कि अगर पुर्तगालियों का भारत में, तो पुर्तगाली 1961 तक भारत में टिके रहे। गोवा इनके कब्जे में था। अगला है कि सिराजुद्दौला ने किस शहर का नाम अली नगर में परिवर्तित किया था? नाम बदलना। ये क्वेश्चन ASI दिल्ली पुलिस में पूछा गया है 2017 में। तो बताइए, ये बदला गया था कलकत्ता का नाम। कलकत्ता का नाम उसने कलकत्ता का नाम बदल करके अली नगर कर दिया। कब? 1756 में। क्या हुआ था कि 1756 में ये जो कलकत्ता में फोर्ट विलियम है ये अंग्रेजों के पास था, लेकिन सिराजुद्दौला उसे जीत गया, और जब जीत गया तो उसने कह दिया कि इसका नाम अली नगर होगा। और जो उसके दादा थे जिनका नाम था अली वर्दी खान, इन्होंने ही वो नाम सुझाया था कि कलकत्ता का नाम अली नगर रख दो। हालांकि ये काफी दिनों तक नहीं चल पाया और अंग्रेज फिर से फोर्ट विलियम पे कब्जा कर लिए। अगला है कि किसे मैसूर के शेर के नाम से जाना जाता है? मैसूर का शेर किसे कहते हैं? बताइए। ये कहते हैं टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान को और टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता है। और कई कारण है, एक तो बहादुर था, इसके अलावा उसे बाघों से काफी लगाव भी था, तो इसे मैसूर का शेर कहते हैं। अगला है कि टीपू सुल्तान का पिता कौन था? कौन था टीपू सुल्तान का पिता? टीपू सुल्तान का जो पिता था इसका नाम था हैदर अली। ये क्वेश्चन MTS में पूछा गया है। आप इसे काफी आसान क्वेश्चन कह सकते हैं, क्योंकि हैदर अली 2 युद्ध करता है अंग्रेजों के साथ, बाद में टीपू सुल्तान 2 युद्ध करता है अंग्रेजों के साथ और टीपू सुल्तान मारा जाता है। अगला है कि फ्रांसीसियों ने सूरत में अपना पहला कारखाना और दूसरा कारखाना स्थापित किया था कहाँ पे? ये आपको बताना है। फ्रांसीसी सूरत में पहला लगा दिए, दूसरा कहाँ पे लगाए ये पूछा गया है। CHSL टायर 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में। तो ये लगाए ये मूसलीपट्टनम में। कहाँ पे? मूसलीपट्टनम में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हम लोग बस अंग्रेजों पर ही फोकस करके रह जाते हैं, लेकिन ये भी जानिए ये फ्रांसीसी जब भारत में आए तो जो सन चल रहा था ये था 1664। 1664 के बाद ये लोग 1668 में अपनी पहली फैक्ट्री खोले। कहाँ पे? तो सूरत में। और बाद में जो उनका दूसरी फैक्ट्री खुला ये खुला था मूसलीपट्टनम में। उस समय उसको मछलीपट्टनम कहा जाता था, अब मूसलीपट्टनम है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी किससे प्राप्त किया था?
सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है और इससे ज़्यादा मतलब कि उदाहरण क्या दें जो आपके परीक्षा में पूछा गया है। हम यहाँ पे करीब 150 से अधिक 50 प्रश्न वाली वीडियो कवर करेंगे। 150 से अधिक वीडियो हो जाएंगे। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ये पाए थे बीजापुर के सुल्तान से, और कब, तो ये पाए थे 1673 में। देखिए यहाँ पे नंबर को लेकर थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी, फिर भी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी। जो फ्रांसीसी थे वो उनकी राजधानी कहाँ पे थी, ये आपसे पूछा गया है। देखिए ये था पांडिचेरी, लेकिन यहाँ पे तो है पुडुचेरी, यानी कि अब नाम बदल गया है और पुडुचेरी हमारे देश का एक यूनियन टेरिटरी है। अगर आप देखेंगे 2020 के इंडिया की, तो यहाँ पे 3 यूनियन टेरिटरी हैं जहां पर सीएम के साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर भी है, जिसमें से पहला है पुडुचेरी, दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर, और तीसरा कौन है आप ये हमें कमेंट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में। कमेंट करके बताइएगा। अगला है कि 1757 के प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया। किसने विश्वासघात किया ये आपसे पूछा गया है। ये किया गया था मीर जाफर के द्वारा। देखिए हुआ क्या कि जब सिराजुद्दौला का युद्ध होने वाला था अंग्रेजों के साथ प्लासी में 1757 में, तो उनका जो सेनापति था मीर जाफर, ये एक तरह से विश्वासघात कर दिया, क्योंकि ये सेनापति था और इसका काम था सेना को इकट्ठा करना और चल करके युद्ध करना। लेकिन उसी युद्ध में मीर जाफर एक तो शामिल नहीं हुआ, कम सैनिकों को भी लाया और धोखे से यही जा करके सिराजुद्दौला मतलब अपने राजा को मार दिया। इसमें अंग्रेज जीत गया बड़े आसानी से, और अंग्रेजों ने इसमें क्या किया कि अब मीर जाफर को राजा बना दिया। बाद में मीर जाफर को भी अंग्रेज हटा दिए। तो आप दूसरे के साथ गलत करेंगे तो आपके साथ कैसे सही हो सकता है। ये सीजीएल टायर 1 2014 में पूछा गया था। अगला है कि मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला, तो ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये थे बंगाल के राजा। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पे वाडियार राजवंश का शासन था। वाडियार का, ये 20वां क्वेश्चन है। ये था मैसूर में था, और वाडियार के भी कई क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। सीजीएल टायर 1 का यह क्वेश्चन है। अगला है कि 1799 में महाराजा सवाई सिंह प्रताप ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण करवाया था। देखिए यहां से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले तो ये जान लीजिए कि किसका निर्माण करवाया, तो ये था हवा महल। इसको हवा पैलेस या फिर हवा महल कहा जाता है। किसने निर्माण करवाया, तो सवाई प्रताप सिंह ने। कहां पर, तो जयपुर में। और कब, तो 1799 में। और अगर आपको हवा महल के बारे में बता दें कि इसका नाम हवा महल ही क्यों रखा गया, तो इसमें बहुत ज्यादा खिड़कियां हैं, इनकी संख्या है लगभग 953। अगला है कि नवाब शुजा-उद-दौला ने एक बगीचे के बीच में स्थापित सफदरगंज के मकायों का निर्माण कहां पे कराया। ये मकबरा है, मकबरा का निर्माण कराया था कहां पे, ये कराया था दिल्ली में। दिल्ली में ये क्वेश्चन सीजीएल टायर 1 में पूछा गया है। कि कब, तो ये हुआ था 1754 में। अगला है कि किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व और दक्षिण एशिया और भारत के साथ व्यापार के दोहन के लिए निगमित किया गया था, बनाया गया था। सीजीएल टायर 1 में है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए निगमित किया गया मतलब बनाया गया, तो देखिए ये चल रहा था 1599 जब आया, मतलब कि 1600 स्टार्टिंग होने वाला था। ये 31 दिसंबर था उस दिन। तो उस दिन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाया गया इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के द्वारा। उसे ये कहा गया कि ये कंपनी पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया, जिसमें भारत भी आ जाता है, इसमें रूल करेगा। ये कंपनी बनी उस समय भारत का राजा कौन था, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो उस समय था अकबर। भारत का ना कह के अगर आप दिल्ली का कहें तो ज्यादा अच्छा होगा। जब ये कंपनी बनी तो अकबर 5 साल बाद मर गया, लेकिन अकबर का बेटा जहांगीर राजा बना 1605 में। जब जहांगीर राजा बना
तो इस समय विलियम हॉकिंग आए, विलियम हॉकिंग 1608 में। इनको परमिशन चाहिए थी कंपनी लगाने की, लेकिन जहांगीर ने इनको परमिशन नहीं दिया। अगले साल मतलब कि 2-3 साल बाद 1613 या फिर 15 में, कहीं कहीं 13 मिलता है, कहीं 15 मिलता है, तो इससे आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जो भी आपको विकल्प रहेगा उस पर आप ट्रिक कर लीजिएगा। वैसे 15 बहुत ज़्यादा मिलता है। तो इस समय सर थॉमस रो आए। जब थॉमस रो आए तो उनको परमिशन दे दी गई। अगला है कि वास्को डिगामा किस वर्ष कलिकट कोझिकोड में आया था। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है क्योंकि इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये सीजीएल टायर 1 में पूछा गया, बताइए 2019 में। ये था 1498। राजा जमोरिन उनका स्वागत किए। कहाँ का यात्री था? पुर्तगाली। कब आया? 1498 में। क्यों आया? तो व्यापार करने। अगला है कि किस वर्ष में मराठों के द्वारा ब्रिटिश को किए गए आत्मसमर्पण से मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिससे कि तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध भी समाप्त हुआ। कहने का मतलब यह है कि तीसरा मराठा एंग्लो युद्ध कब हुआ था, यही बता दीजिए, जिसमें मराठा हार गए और अंग्रेज पूरी तरह से हावी हो गए। ये हुआ था 1818 में, नहीं हाँ 1818 में ही हुआ था। 1718, कहीं कहीं आपको 17 मिलेगा, तो ये 1818 में ये हुआ था। यहाँ पे बस आप ये जानिए कि कौन हारा कौन जीता, और इसे तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध कहते हैं। सीजीएल टायर 1 में ये पूछा गया है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया था? पुर्तगालियों को भी ये लोग हरा दिए थे, तो किस युद्ध में? ये था स्वाली का युद्ध। कहीं कहीं आपको इस तरह स्वाली लिखा हुआ मिलेगा, कहीं इस तरह मिलेगा। जो भी हो आप उसी पे ट्रिक करिएगा। और पूछा जा सकता है कि कब, तो ये हुआ था 1612 में। 1612 में। अगला है कि टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंगलोर की शोध पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? देखिए, टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक समझौता हुआ था, उसी के बारे में पूछा गया है। हालांकि वो समझौता जल्दी ही टूट गया और अंग्रेज धोखे से टीपू सुल्तान को मार दिए। ये था 1784। डेट अगर पूछ ले तो 11 मार्च। 11 मार्च को ये समझौता हुआ, और ये जो द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध था उसी के बाद ये समझौता हो रहा था। अगला है कि निम्नलिखित में से अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध का अंतिम नवाब कौन था? देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। कब से कब तक था, ये भी तो पूछा जा सकता है। तो ये था 1847 से लेकर के 1856 तक। 1847 से लेकर के 1856 तक। ये अगर आप देखेंगे तो 10वें राजा थे मुगल में, और ये अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह। सीजीएल टायर 1 में पूछा गया है। भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले समर्पण दस्तावेज पर किस दिनांक को हस्ताक्षर किए गए थे? देखिए, दिनांक भी पूछ लिया है और सीजीएल टायर 1 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। ये हुआ था 19 दिसंबर 1961 को। भारत सरकार ने पुर्तगालियों को भारत से भगाया, और यहाँ पे इसके लिए समर्पण हस्ताक्षर हुए थे 1961 को। अगला है कि मंगलोर की संधि पर, देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो केबीसी में एक बार ये 5 करोड़ के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ये था कि बताइए कि इनमें से कौन है जो कि भारत में सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। तो पुर्तगाली हैं जो कि पहले आते हैं और बाद में जाते हैं, यानी कि 1961 में जाते हैं। इसके अलावा फ्रांसीसी, तुर्क जो भी आए, ये या तो पहले आए बाद में गए, या फिर बाद में आए और पहले चले गए। तो ये क्वेश्चन था 5 करोड़ के लिए। अगला है कि मंगलोर की संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच में हस्ताक्षर किए गए? पहले तो ये जानिए कि ये हुआ कहाँ पे। तो मंगलोर से आप नाम से जान सकते हैं, ये टीपू सुल्तान के द्वारा इस पे हस्ताक्षर किए गए थे। क्या आप बता पाएंगे कब? 1784 में।
कोई डेट पूछ ले तो 11 मार्च। देखिए जो भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जा रहा है आप उसे वीडियो को दोबारा देख कर ही याद कर पाएंगे। तो जरूरी है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, ताकि अगर आप अपने यूट्यूब में लाइक वाले सेक्शन में जाएंगे तो ही आपको ये वीडियो मिल जाए। ऐप पे जाइए, वहाँ पे कम झंझट मिलेगी और आसानी से आप सभी वीडियो देख पाएंगे। अगला है कि वार्ड गांव का सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? वार्ड गांव का सम्मेलन हुआ था 1779 में। 1779 में वार्ड गांव का सम्मेलन हुआ था और इसमें रघुनाथ राव ने हस्ताक्षर किए थे। वर्ष 1774 में ब्रिटिश रोहिल्ला युद्ध में रोहिल्ला को अवध के किस नवाब ने हराया था? ये कभी कभी आपको 1773, 74 इस तरह लिख करके मिलेगा। तो एक वर्ष से आप ज्यादा परेशान मत होइए, मतलब कि आपने यहाँ पे देख लिया 74, कहीं आपको 73 मिल गया तो उससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए सही उत्तर होगा शुजा उद दौला। ये 10+2 में पूछा गया है। अगला है कि श्रीरंगपट्टनम किस किला, कहां पर किला में स्थित है? श्रीरंगपट्टनम दक्षिण भारत का राज्य है, वैसे विकल्प भी दक्षिण भारत के ही हैं, तो आपकी परेशानी कम नहीं हुई। यह है कर्नाटक में। 10+2। देखिए लगभग वीडियो आधा खत्म हो चुकी है, तो जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं लाइक भी कर दें और शेयर कर दें ताकि और भी लोग जुड़ें। हम आपके लिए ये सीरीज को 150 से आगे लेके जाएंगे और बहुत जल्दी, ताकि आपके जो भी एग्जाम होने वाले हैं उनमें आपको बेनिफिट मिल पाए। वर्ष 1757 की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल की। किस लड़ाई के बाद? ये आपका क्वेश्चन है। ये था प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? देखिए वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपको ईयर बताया था, अगर आपने उसे याद रखा होता तो अभी तक आपका उत्तर आ गया होता इस क्वेश्चन के लिए। ये थे सिराज उद दौला। जब इनको राजा बनाया गया ना तो ये केवल 23 साल के थे और डेट था 1756। ये एमटीएस में पूछा गया है। पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके किसके बीच लड़ी गई थी? देखिए अगर आपको याद हो पहला दूसरा क्वेश्चन तो आप बता पाएंगे। हमने बताया था कि याद रखिए कौन कौन लड़ा, कौन हारा, कब हुआ। हमने पानीपत की तीनों लड़ाइयों को बताया था। पानीपत की ये दूसरी लड़ाई है, ठीक है, और पानीपत की तीसरी लड़ाई यहां पे पूछा गया, बताइए। तो ये है मराठा और दुर्रानी समाज। दुर्रानी कहिए या फिर अंग्रेज कहिए, ब्रिटिश। तो इसमें जो मराठा थे वो हार गए थे, ठीक है। दुर्रानी कहने का क्या मतलब है? ये दुर्रानी है, ब्रिटिश नहीं है, क्योंकि उसका पूरा नाम क्या था? अहमद शाह दुर्रानी, ये नाम था। तो मराठा और दुर्रानी समाज के बीच में हुआ था 1761 में। 1799 में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया? ये ऑप्शन है, एमटीएस में पूछा गया है, बताइए। हम 1 मिनट बाद इसका उत्तर बताएंगे, तब तक आप इसे जरूर लाइक कर दें। तो यह हराया था टीपू सुल्तान को और 1799 में। अगला है कि श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ एक सहायक गठबंधन के तरह मैसूर पर किसने शासन किया? ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था एसएससी के एक एग्जाम में, तो बताइए। ये किया गया था वाडियारो के द्वारा। देखिए जो चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ जिसमें कि टीपू सुल्तान मारा गया, हम बात कर रहे थे 1799 की, उसके बाद की ये कहानी है। उसके बाद वाडियारो ने वहां पे कुछ समय तक शासन किया और कारण ये था कि अंग्रेजों के साथ इन लोगों ने गठबंधन कर लिया था। अगला है कि 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का गवर्नर कौन बना? तो देखिए ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है। ये बना था सिराज उद
दौला। अगला है कि मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों में ने किस वर्ष साल भाई की संधि पर हस्ताक्षर किया? साल भाई की संधि ये हुआ था 1782 में। देखिए, जब पहला आंग्ल मराठा युद्ध खत्म हुआ तब ये साल भाई की संधि हुई थी। डेट था 17 मई 1782 और इसमें शर्त ये था कि अंग्रेजों जो थे माधव राय नारायण को मराठा साम्राज्य के पेशवा के रूप में स्वीकार कर लिए। उन्होंने कहा कि अगर इनको पेशवा बनाया जाएगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि देखिए, राज्य अपहरण नीति मतलब कि हड़प नीति जिसको कहते हैं, सबसे पहले किस भारतीय रियासत पे लागू की गई थी? देखिए, इसे अंग्रेजी में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बोलते हैं और ये सबसे पहले सतारा पे लगाया गया। इसको हिंदी में राज्य अपहरण नीति बोला जाता है। सबसे पहले 1848 में सतारा में जैतपुर है, संबलपुर है, इसको लिया गया। उसके बाद से कहीं ना कहीं उदयपुर को लिया गया। उदयपुर को 1852 में ये लोग ले लिए, झांसी को 1853 में ले लिए, नागपुर को 1854 में ले लिए। तो ये सारे क्रम हैं, लेकिन सबसे पहले लिया गया था सतारा को। भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई? आंग्ल फ्रेंच, आंग्ल मतलब कि अंग्रेज, फ्रेंच मतलब कि फ्रांसीसी। ये था बांडीवास का युद्ध। बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 22 जनवरी 1760। यहाँ पे देखिए कई कारण थे इनके इंडिया में युद्ध होने के, क्योंकि इंडिया से बाहर ऑलरेडी इनके युद्ध हो रहे थे और वही युद्ध यहाँ पर भी कहीं कहीं कंटिन्यू हो गया। अगला है कि किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये लाया था लॉर्ड डलहौजी। इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस कितना है आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 बार पूछा गया है। चलिए यहाँ पे हम सब बता देते हैं कब कब इन्होंने राज्यों को हड़पा। पहला सतारा 1848, संभलपुर, क्योंकि पता नहीं कब आपसे क्वेश्चन पूछ ले, बघाट 1850, उदयपुर 1852 और झांसी 1853, नागपुर 1854। इसीलिए 1857 की क्रांति भी हुई थी। ठीक है। अगला है कि ब्लैक होल त्रासदी कहाँ पे घटी? वैसे अगर आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में आप लिख लेंगे। वैसे तो बुक में सब कुछ है, यहाँ पे केवल आप रिवीजन के लिए आ रहे हैं, जो कि काफ़ी बेहतर फैसला होगा आपका। ब्लैक होल त्रासदी कहाँ पे घटी थी? ब्लैक होल ये हुई थी कलकत्ता में। देखिए हुआ क्या था कि जो कलकत्ता में फोर्ट विलियम था, नाम याद रखिए, फोर्ट विलियम, वहाँ पे एक छोटी सी काल कोठरी थी। और जब यहाँ पे बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला यहाँ पे जब कब्जा करने आया तो अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ और अंग्रेजों के लगभग कुछ सैनिकों को, लगभग 200 या फिर 130 सैनिकों को इस 20 बाई 20 के कोठरी में बंद कर दिया गया। अब ये कोठरी काफ़ी छोटी थी, लोग ज़्यादा थे और जैसा कि हमने आपको बताया कि ये काल कोठरी थी, इसमें लगभग 123 लोगों की मृत्यु हो गई। बाकी जो 10-15 बचे उनको इस राजा ने छोड़ दिया। ये अंग्रेज थे। जब छोड़ दिया तो जब ये लोग भाग करके अपने राजा के पास गए, अपने अधिकारियों के पास गए, तो इसने इस घटना को बढ़ा चढ़ा के बताया। वैसे घटना भी काफ़ी बड़ी थी। इसको ब्लैक होल बोलते हैं, ब्लैक होल त्रासदी। तो फिर से अंग्रेजों ने इस फोर्ट विलियम को अपने कब्जे में ले लिया। अगला है कि ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके बाद मिली? बताइए, थोड़ा तेज बढ़िए अब आगे। अभी हमने आपको बताया था ये था प्लासी का युद्ध, कब हुआ था बताइएगा कमेंट करके। अब बता पाएंगे? 1757 में। झांसी के राज्य को इसके द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन का हिस्सा बनाया गया। देखिए झांसी को कब बनाया गया? 1853 में। अभी हमने आपको पिछले पेज पे बताया है। तो किसने बनाया? राज्य हड़प नीति के तहत बनाया गया, लॉर्ड डलहौजी ने बनाया। सबसे पहले किसको बनाया था? तो सतारा को।
उसके बाद किसको बनाया, संबलपुर, उसके बाद बघाट, उसके बाद उदयपुर, उसके बाद झांसी, उसके बाद नागपुर। और यही वाला क्वेश्चन देखिए वहां पर भी पूछा गया है। प्लासी की लड़ाई किनके किनके बीच हुई थी? प्लासी की लड़ाई एक तरफ तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये तो मतलब कि बिल्कुल सही है। ये था ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला। कब हुआ? 1757 में। इसे भूलिएगा मत, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी। देखिए कई बार पूछ लिया गया है, सीजीएल में, एफसीआई ग्रेड सेकंड में पूछा जा रहा है। जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तब नवाब कौन थे? देखिए 5वें नवाब थे, नाम बताइए उनका। ये थे वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह, और इन्होंने रूल किया था कब? 1856 तक। ये बेचारे रूल कर रहे थे 1847 से, लेकिन इसने कब्जा कर लिया तब इनको हटना पड़ा, तो ये सही है। अगला है कि बक्सर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? बक्सर और प्लासी ये बहुत बार पूछा जाता है। तो बक्सर की लड़ाई होती है कब? 1764 में। डेट कोई पूछ ले तो 22 अक्टूबर है, ठीक है। हेक्टर मुनरो, अंग्रेजों की तरफ से एक नाम याद रखिए, हेक्टर मुनरो युद्ध किया, ठीक है। और एक तरफ कौन कौन थे? 3 लोग थे, जैसे कि बंगाल के नवाब थे मीर कासिम, अवध के नवाब थे और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय थे। इन तीनों लोगों का युद्ध हुआ, लेकिन फिर भी हेक्टर मुनरो जो कि अंग्रेजों की तरफ से था वो जीत गया। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? आपके विकल्प हैं ये। और देखिए ये क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है? 3 बार ये पूछा जा चुका है। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। अगर एग्जैक्ट डेट पूछ ले तो ये है 23 जून 1757। कभी कभी पूछा गया है कि ये किसके और किसके बीच में हुआ था, तो बंगाल के नवाब और इनके फ्रांसीसी दोस्त थे, इनके और अंग्रेजों के बीच। अंग्रेज कहिए या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहिए, तो इसमें बंगाल के नवाब हार गए और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। और प्लासी का युद्ध जीतने के साथ ही अंग्रेजों का ये तय हो गया कि भारत में ये लंबे समय तक रूल करने वाले हैं। अगला है कि किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया तथा भारत पर ब्रिटिश सरकार का पूर्णतः अधिकार हो गया? इसके लिए आपके 4 विकल्प हैं और आपको मिलता है 5 सेकंड का समय। देखिए ये है सन 1858। हुआ क्या था कि 1857 से पहले, 1857 से जब आप पहले जाएंगे तो वहां पे आपको कई तरह के हड़प नीति के उदाहरण मिलते हैं। हड़प नीति क्या था कि कई तरह के अंग्रेजों ने रूल बना दिए। जैसे कि अगर आप इस मैप को एक रफली मैप ले लें, यहाँ पे हमने स्टेट बना दिए, तो अंग्रेजों ने लगभग सभी स्टेट पे कब्जा कर लिया था। अब क्या था कि कहीं कहीं पे राजा थे, कहीं कहीं पे बिल्कुल राजा नहीं थे, पूरी तरह अंग्रेजी रूल कर रहे थे। अब यहाँ पर अगर इस राज्य में राजा है और फिर भी अंग्रेज इसको पूरी अच्छे तरीके से घेर के बैठे हुए हैं, तो अंग्रेजों को पता था कि अगर हम घेर लेंगे तो बगावत हो जाएगी, पब्लिक भी राजा के सपोर्ट में आ जाएगी। तो ये लोग अंग्रेज कुछ रूल्स बना दिए, जैसे अगर आप अच्छे से रूल नहीं कर पाते हैं या फिर आपका खुद का बेटा नहीं है तो आप किसी को गोद नहीं ले पाएंगे। इस तरह कई रूल्स उन्होंने बना दिया। इसमें से अगर एक भी रूल टूटता था तो अंग्रेज हड़प नीति के तौर पे उस राज्य को हड़प लेते थे। हड़प नीति को कौन लाया था, ये बहुत बार पूछा गया है। ये लाया था लॉर्ड डलहौजी। तो इसने सतारा, झांसी और इस तरह कई सारे प्रदेशों को हड़प नीति के तहत हड़प लिया था। अब 1857 में एक क्रांति होती है जिसे सैनिक विद्रोह कहा गया। इसमें क्या था कि मेरठ से ये क्रांति शुरू हुई और उसमें जो हिंदू और मुस्लिम सैनिक थे उनको गाय और सूअर की चर्बी वाली गन दी गई थी। सैनिकों ने इसका विद्रोह किया और सैनिकों ने इसे खींचने से बिल्कुल मना कर दिया। मना करने के बाद जो मंगल पांडे थे उन्होंने अपने सीनियर अधिकारी को मार दिया और इसके बाद ये क्रांति शुरू हो गई। ये क्रांति धीरे धीरे पूरे देश में फैली और ये क्रांति इसको स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई भी कहते हैं। हालांकि ये फेल हो गई, तो फेल होने के कई सारे कारण थे और एक सबसे बड़ा कारण ये था कि इसका कोई टाइम पीरियड नहीं था। जैसे कि मान लीजिए कि ये लखनऊ में शुरू हुआ तो यहाँ पे कुछ दिन चला,
फिर 1 महीने बाद कानपुर में शुरू हो गया। तो इस तरह जगह जगह शुरू हुआ और लेट शुरू हुआ, इसीलिए अंग्रेजों ने अपनी पूरी फोर्स भेज करके सबको समाप्त कर दिया। भले ही ये क्रांति समाप्त हो गई, लेकिन जो ब्रिटेन की संसद में लोग बैठे थे उनको पता चल गया कि अब भारत के लोग शांत नहीं बैठने वाले हैं। उनको ये भी पता चल गया कि जो वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही है, ये वहाँ के लोगों के साथ अच्छे व्यवहार नहीं कर रही है। तो वहाँ के संसद ने कहा कि नहीं, अब वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी काम नहीं करेगी, अब वहाँ पे ब्रिटेन की संसद काम करेगी। हालांकि वहां पे एक चार्टर भी लाया जाता है, मतलब एक आदेश लाया जाता है, उसमें कहा गया कि जैसे ब्रिटेन के लोग हैं वैसे भारत के लोग हैं, मतलब सबको बराबर कहा गया। हालांकि यह केवल कागजों में था, ऐसा हुआ नहीं। लेकिन यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया अगले साल 1858 में, और जो ब्रिटिश की संसद थी सीधे इस पर रूल करने लगी। जो भी कानून बनाना होगा ब्रिटेन की संसद इस पर डायरेक्ट कानून बनाती थी। अगला है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। इसके लिए 4 ऑप्शन है और ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है। देखिए, हर एक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड आपको मिल रहा है। तो इनका नाम है वारेन हेस्टिंग। अगर आप देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट को, जो कि आया था 1773 में, तो इस रेगुलेटिंग एक्ट को लाने के बाद, जब ये रेगुलेटिंग एक्ट आया तो 1774 में जो बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल में पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। और इससे पहले जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको केवल बंगाल का गवर्नर कहा जाता था। जब ये एक्ट आया तब उनको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, तो आपका सही उत्तर होगा वारेन हेस्टिंग्स। देखिए, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है। अगला है कि दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित की गई। और इसके लिए आपके विकल्प आपके सामने है। देखिए, दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित करने से पहले जो भारत की राजधानी हुआ करती थी ये थी कोलकाता। जब भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी तो कलकत्ता से 1911 में इसे दिल्ली लाया गया। 27 अगर 1927 में आप देखेंगे तो इसे नई दिल्ली कहा गया, और 1931 में इसको पूरे देश की राजधानी बनाया गया। हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन केवल इतना था कि भारत को दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया, ये था 1911। इससे पहले राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। देखिए, यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन जोड़ के पूछे जाते हैं, जैसे कि बंगाल का विभाजन कब हुआ। तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था 1905 में, और इसको खत्म किया गया 1911 में। हालांकि ये पूरी तरह से काम करना शुरू किया 1912 से। लॉर्ड पंचम भारत आए थे, तो उसी समय जब बंगाल का विभाजन रद्द किया गया, उसी समय कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी भेज दी गई। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2017 में। अगला है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। आपके ऑप्शन 4 हैं और ये क्वेश्चन सीजीएल टायर 1 में पूछा जा चुका है। देखिए, यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जब 1857 में विद्रोह हुआ, तो विद्रोह के बाद जब यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा लिया गया तो 1858 में इनको बुलाया गया, और इसके लिए आपका सही उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग। ये क्वेश्चन सीजीएल टायर 1 में पूछा गया है। अगला है कि प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया, इसके बाद किसको नवाब बनाया गया। आपके 4 विकल्प आपके सामने हैं और सीजीएल टायर 1 में पूछा गया है। देखिए, प्लासी की जंग में क्या हुआ था कि सिराजुद्दौला को मार दिया गया। कई बार पूछा गया है कि प्लासी की जंग कब होती है, और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो जब इस वीडियो को हम शुरू किए हैं तभी ये क्वेश्चन था कि प्लासी का युद्ध कब हुआ। फिर से हम बता दें आपको, 23 जून 1757। यहाँ पे सिराजुद्दौला को मारने के लिए अंग्रेजों ने एक खास प्लान बनाया, और अंग्रेजों ने क्या किया कि मीर जाफर को, जो कि सिराजुद्दौला का सेनापति था, उसे खरीद लिया। मीर जाफर ने अपने मतलब कि राजा को ही मार दिया। एक युद्ध हुआ लेकिन वो केवल दिखावे का युद्ध था। उल्टे उसी के सैनिक ने उसी राजा को मार दिया, और उसको फायदा पहुंचाने के लिए मीर जाफर को वहां पे अंग्रेजों ने राजा बना दिया। ये क्वेश्चन सीजीएल टायर 1 में पूछा गया है। बढ़ते हैं आगे। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर कर दें ताकि और भी लोग जुड़ पाए, और रात को 9 बजे आप लाइव होकर इसे देख पाएंगे। तो पीडीएफ चाहिए तो ऐप पे जाइए, ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार निम्नलिखित में से
किसे ब्रिटिश को सौंप दिया गया? आपके 4 विकल्प और मिलता है आपको 5 सेकेंड। देखिए, अगर हम बात करें श्रीरंगपट्टनम की संधि की, तो ये संधि हुई थी आपकी 18 मार्च 1792 में। और इस संधि के अनुसार ब्रिटिश को जो सौंप दिया गया वो क्षेत्र था मालाबार। मालाबार इसमें जो संधि हुई थी, और संधि में ये कहा गया कि जो ब्रिटिश मालाबार वाला इलाका होगा, अब इस पे देख रेख का काम ब्रिटिश का होगा। ये एसएससी जेईई सिविल एग्जाम 2018 के पहले शिफ्ट में पूछा जा चुका है। अगला है कि किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय ब्रिटिश राज्य में किया गया? ये है आपके 4 विकल्प, और ये क्वेश्चन जेईई वाले एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए, यहाँ पे सिंध के बारे में बात की गई है कि कब सिंध को मिलाया गया, तो ये मिलाया गया किसके द्वारा? तो ये था लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो की अगर आप टाइम पीरियड देखेंगे तो ये है 1842, और 1842 में ही जो सिंध वाला इलाका था इसे ब्रिटिश ने अपने कब्जे में ले लिया। इसके पहले भी लॉर्ड एलनबरो ने काम किया था, कहीं कहीं आपको एटनबरो लिखे मिलेगा। तो बस आप ये जानिए कि उसके समय के दौरान सिंध को ब्रिटिश ने अपने कब्जे में ले लिया। अगला है कि लॉर्ड मैकाले साधारणता भारत में लाने से संबंधित है। लॉर्ड मैकाले को किस लिए जानते हैं? ये 4 विकल्प, और ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा जा चुका है। 5 सेकेंड। देखिए, अगर लॉर्ड मैकाले की बात करें तो ये शिक्षा में सुधार के लिए इनको जाना जाता है, लेकिन शिक्षा में जो इन्होंने जिस फील्ड में सुधार किया वो था अंग्रेजी। लॉर्ड मैकाले ने ही कहा था कि भारत में गुरुकुल शिक्षा और जो मुस्लिम की शिक्षा होती है शुरुआती, उसको बंद कर देना चाहिए। अगर सबके समान होना है तो अंग्रेजी शिक्षा आनी ही चाहिए। और ये टाइम था लगभग 1835 का, जब लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा के लिए काम करना शुरू किया। यहाँ पे बस आप ये जानिए कि लॉर्ड मैकाले को अंग्रेजी शिक्षा सुधार के लिए जाना जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से भारतीय महाविद्यालय अधिनियम 1904 के पारित होने के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? मतलब कि 1904 में वायसराय कौन थे? ये हैं 4 विकल्प, और ये दिल्ली एएसआई दिल्ली पुलिस में पूछा जा चुका है। देखिए, बात हो रही है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 की। अगर आप 1904 के बारे में भी जानते हैं तो आसानी से बता पाएंगे। अगर आपको 1905 याद हो तो भी बता पाएंगे। 1905 में एक बड़ा बदलाव हुआ, और ये था बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन किसने किया ये तो आपको पता ही होना चाहिए, लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन 1904 में भी था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। जिन लोगों ने चौथे ऑप्शन को सही बताया है उन सबका उत्तर सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस कार्य का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को नहीं दिया जाता है? नहीं दिया जाता है। यह है 4 विकल्प, और CHSL में पूछा गया है। 5 सेकंड समय। इसके लिए आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के समय काल पर नहीं हुआ? ये आपके 4 विकल्प, और ये क्वेश्चन CHSL टायर 1 में पूछा गया है। बताइए। यह है हंटर आयोग का गठन। हंटर आयोग का गठन लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड पे नहीं हुआ था, क्योंकि अगर आप देखेंगे हंटर आयोग को तो ये 1887 में लाया गया, और लॉर्ड कर्जन का अगर आप टाइम पीरियड देखेंगे तो ये 1902 से लेकर 1906 तक है। तो इसके टाइम पीरियड पे ये काम कैसे हो सकता है? अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना वारेन हेस्टिंग्स के काल से संबंधित नहीं है? ये रहे आपके 4 विकल्प, और ये भी क्वेश्चन 10+2 टायर 1 में पूछा गया है। देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी घटना वारेन हेस्टिंग के टाइम पीरियड पे नहीं हुई है। तो इसके लिए जो आपका सही उत्तर होगा ये होगा हेलबरी कॉलेज की स्थापना। आप ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि अगर आप सबका टाइम पीरियड देखें तो ये प्रथम अंगल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से लेकर के 1782 में, इसके बीच।
रोहिल्ला युद्ध की बात करें तो ये 1773 से लेकर के 1774 तक। इसके अलावा जो चेत सिंह की घटना की बात करें तो ये हुआ था 1781 में। लेकिन हेलबरी की अगर आप वारेन हेस्टिंग्स को देखेंगे तो वारेन हेस्टिंग्स 1785 में आए, यानी कि इनमें से कोई नहीं है। ये होगा हेलबरी कॉलेज की स्थापना। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना वायसराय लॉर्ड लीटन के समय काल में नहीं मानी जाती है। ये रहे 4 विकल्प। सही उत्तर होगा बर्मा युद्ध, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 3 बर्मा एंग्लो युद्ध हुए थे। मतलब अंग्रेजों से बर्मा को लेकर के 3 युद्ध हुए थे। जो पहला युद्ध हुआ था तो ये हुआ था 1824 से लेकर के 26 तक। जो दूसरा युद्ध हुआ था ये हुआ था 1852 से लेके 53 तक। और जो तीसरा युद्ध हुआ था ये करीब करीब 1885 में हुआ था। और यहाँ पे कहा गया है लॉर्ड लिंटन को, जो कि इसमें नहीं आते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किस निर्णायक युद्ध ने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया। ये क्वेश्चन 10+2 में पूछा जा चुका है। सही उत्तर होगा बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब होता है? ये होता है 1764 में। डेट बता दिए, ये है 22 अक्टूबर। इस दिन ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो लड़ा उसका नाम था हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो। और मुगल शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। इन लोग, इसके अलावा जो बंगाल के भी नवाब थे, अवध के भी नवाब थे, और इन लोगों में जो युद्ध हुआ उसको कहते हैं बक्सर का युद्ध। परिणाम स्वरूप हेक्टर मुंडो यानी कि अंग्रेज यहां पर भी जीत गए। अगला है कि संगौली की संधि अंग्रेजों और किसके बीच हुई थी। ये रहे आपके 4 विकल्प। देखिए संगौली की अगर आप बात करें तो ये नेपाल से संबंधित है। और ये जो युद्ध हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और गोरखाओं के बीच हुआ था। जो गोरखा होते हैं कब हुआ था? तो 1814 से लेकर के 16 के बीच में। और अगर आप ये बात करें कि इसकी संधि कब हुई, क्योंकि यहाँ पे हम संगौली की संधि को पढ़ रहे हैं, तो ये हुई थी 2 दिसंबर 1815 को। तो इस संधि में एक तरफ अंग्रेज थे और एक तरफ गोरखा थे। अगला है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। यह है 4 विकल्प, बताइए। आंग्ल सिख युद्ध की बात की गई है, मतलब कि एक तरफ होंगे अंग्रेज और एक तरफ होंगे सिख। देखिए अगर आप देखेंगे आंग्ल सिख युद्ध में पहले युद्ध के बारे में, तो ये 1845 से लेकर के 1846 के बीच में लड़ा गया। ठीक है। और यहाँ पे अगर कह रहा है कि कौन गवर्नर जनरल था, तो ये था लॉर्ड हॉर्डिंग। लॉर्ड हॉर्डिंग। जो भी गवर्नर जनरल आ रहे हैं, अगर 1757 के बाद उनका नाम और ईयर याद करना आपको जरूरी होता है। ये क्वेश्चन एसएससी दिल्ली पुलिस एएसआई परीक्षा 2019 में पूछा गया है। प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध का अंत किस संधि के बाद हुआ। ये रहे आपके 4 विकल्प। देखिए यहां पूछा गया है किस संधि के बाद, तो ये है आपका सही उत्तर। इसमें क्या होगा? तो ये होगा आपका यडाम्बे की संधि। यडाम्बे की यादुम्बे कहीं कहीं आपको लिखने को मिलता है। ये 1824 में हुआ था और इस संधि के बाद प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध खत्म कर दिया गया। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर 1 2019 के द्वितीय पाली में पूछा गया था। अगला है कि गोवा की लड़ाई किस वर्ष हुई। ये सीजीएल का क्वेश्चन है। ये है आपके पास 4 विकल्प। देखिए गोवा से ही आपको पता हो जाना चाहिए कि ये बात हो रही है अल्बुकर्क की, और जो कि एक गवर्नर जनरल था और ये करीब करीब 1510 में गोवा पर हमला किया। गोवा पे उस समय बीजापुर के जो सुल्तान थे वो राज कर रहे थे। अगर उनका नाम जानना चाहते हैं तो उनका नाम था इस्माइल आदिल शाह। इस्माइल आदिल शाह ये बीजापुर के सुल्तान थे। इनको हरा करके अल्बुकर्क ने गोवा को जीत लिया 1510 में।
1510 में जो लड़ाई हुई उसको हम गोवा की लड़ाई भी कहते हैं। ये क्वेश्चन सीजीएल टायर 1 में पूछा गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई? आपके चार विकल्प। इम्फाल की लड़ाई होती है 1944 में। ये करीब, अगर आप मंथली मतलब कि मंथ को जानना चाहते हैं, तो ये मार्च से लेकर के जुलाई के बीच में हुआ। तो इम्फाल द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पूछा गया है। द्वितीय विश्व युद्ध का टाइम पीरियड देखेंगे तो 1939 से लेके 1945 है। 1945 है और इसी के दौरान 2 परमाणु बम भी गिराए गए, 6 अगस्त और 9 अगस्त को। चलिए आप कमेंट करके बताइए किस देश ने गिराया। चलिए हम बता देते हैं, अमेरिका ने गिराया। किस देश पे गिराया ये आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगला है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल की अस्थायी माल गुजारी बंदोबस्त शुरू की गई? ये हैं आपके विकल्प। सही उत्तर होगा आपका जो ये होगा कार्नावालिस, मतलब कि लॉर्ड कार्नावालिस। ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है कहने की जरूरत नहीं है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। 1 2 3 4 5 6 बार पूछा जा चुका है केवल एसएससी में। इसके अलावा स्टेट में या फिर अन्य जगह ये कितनी बार पूछा गया होगा ये आप खुद इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अगर हम अस्थाई मालगुजारी की बात करें तो ये लॉर्ड कार्नवालिस ने बंगाल बिहार में लागू किया था। ये उड़ीसा में भी गया और इसे अस्थाई बंदोबस्त भी कहते हैं। ये लाया गया था 22 मार्च 1793 को। इसमें क्या था कि जो भूमि है उसके खरीद और बिक्री के लिए परमिशन दिया गया था और जो जमींदार होते थे उनको भूमि का मालिक बनाया गया। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल या फिर वायसराय के शासन के दौरान शुरू की गई? ये है विकल्प। सही उत्तर है लॉर्ड कार्नवालिस। लॉर्ड कार्नवालिस के समय पे जो ब्रिटिश क्षेत्र थे उसमें जो प्रशासन करना था, इसके लिए भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत की गई थी और इसीलिए लॉर्ड कार्नवालिस को ही भारतीय लोक सेवा का जनक बोलते हैं। भारतीय लोक सेवा का जनक किसको बोलते हैं? लॉर्ड कार्नवालिस को। यह क्वेश्चन सीजीएल टायर 1 में और सेक्शन ऑफिसर ऑडिट में पूछा जा चुका है 2 बार। अगला है कि भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार किस दिन पेश किया गया? ये है आपके विकल्प। देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि 1858 से ब्रिटेन की जो संसद थी वो रूल कर रही थी भारत पे। तो जब ये क्लियर हो गया कि मतलब अब भारत को आज़ादी दे देनी है, तो इसके लिए जरूरी था कि ब्रिटेन की संसद में बिल पास कराया जाए, क्योंकि वहां पे जो सरकार थी अब वो बदल चुकी थी और वो चाहती थी और उस पर कुछ दबाव भी था विदेशी शक्तियों की। तो उसे लगता था कि भारत को आज़ाद करना है, तो इसके लिए वहां पे हाउस ऑफ कॉमन्स में एक बिल प्रस्तुत किया गया। और ये कब किया गया ये पूछा गया है। ये किया गया था 4 जुलाई 1974 को। इस पे बहस हुई और 18 जुलाई को 1947, ये 47 है, हमने शायद 74 बोला है, तो 1947 को, तो 1947 18 मतलब कि लगभग 14 दिन इस पे बहस चली और इसे पास करा दिया गया। उस समय अगर पूछा जाए कि कौन वायसराय थे तो इनका नाम था माउंट बेटन। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। अगला है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसने की? ये 4 विकल्प है। देखिए, अगर हम बात करें सदर दीवानी अदालत की तो ये राजस्व का सर्वोच्च न्यायालय था। मतलब कि अगर आपका कोई मामला राजस्व से संबंधित है तो ये सर्वोच्च था। और ये किसके समय पे? तो ये है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में इसकी स्थापना की थी। कहाँ पे? कलकत्ता में। उस समय कलकत्ता ही था, इस समय भले ये कोलकाता हो गया है। तो यहाँ पे
जो इसके सदस्य थे उनके बारे में कई बार पूछा जाता है, तो जो न्यायाधीश होते थे वही इसके सदस्य होते थे। अगला है कि मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया। ये क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, बात की जा रही है मार्ले मिंटो की। एक है मार्ले मिंटो, एक है मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म। यहां लिख देते हैं मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म। ये दो रिफॉर्म बहुत बार पूछा जाता है। मार्ले मिंटो आता है 1909 में, मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म आता है 1919 में। तो इनको आप जरूर याद रखिए। इसमें क्या हुआ था कि जो यहाँ के लोग थे उनको बंटवारा करने के लिए अंग्रेजों ने इसे लाया। उसमें क्या था कि सबको अलग अलग प्रतिनिधित्व देने की बात की गई थी। अगला है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की। अंग्रेजी शिक्षा की बात की गई है। देखिए, ये क्वेश्चन इसी में आया था। ये क्वेश्चन दो बार पूछा जा चुका है। आप देख सकते हैं एक ही साल दो बार पूछा गया है, एक ही पेपर में पूछा गया है। सीजीएल के टायर वन 31/8 और 11/9, मतलब जब एक क्वेश्चन पूछा गया तो एग्जैक्ट 11 दिन बाद फिर से वही क्वेश्चन उसी परीक्षा में पूछा गया। तो आप देख सकते हैं ये है लॉर्ड मैकाले, और ये कब उन्होंने लाया था तो 1935 में, 1835 में, सॉरी 1835 में। और 1935 में एक लेख आया था, उसके बारे में इसमें बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे। बताइए। देखिए, कहा गया है जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति ये थे हकीम अजमल खान। इसकी स्थापना होती है 1920 में, दिल्ली में स्थापना हुई, और उस समय हकीम अजमल खान इसके प्रथम कुलपति निर्वाचित किए गए। यह जो संस्थापक थे इसके उसी में से एक थे, और ये 1927 तक रहे, जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो गई। तो ये आपका दो क्वेश्चन हो गया इसमें। ये सीजीएल टायर 1 में पूछा गया है 2016 में। अगला है कि किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता में से हस्तांतरित होकर दिल्ली आ गई। देखिए, दिल्ली तो आई थी, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि दिल्ली आई थी, और आपको हमने अभी बताया था 1911 में। और डेट देख लें तो ये है 12 दिसंबर। 12 दिसंबर 1911 को ये दिल्ली की घोषणा कर दी गई थी। और इस समय जो वायसराय थे इनका नाम था लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग, ये इन्होंने ही घोषणा की इसकी। अगला है कि निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाता सामुदायिक प्रतिरूप की पेशकश की। ये हैं आपके चार विकल्प। सही उत्तर होगा एक्ट ऑफ 1909। देखिए, एक्ट ऑफ 1909 को हमने आपको बताया कि ये मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। दरअसल ये हुआ था कि जब यहाँ पे आज़ादी के लिए संघर्ष चल रहा था तो बंटवारे की विवाद शुरू हो गई थी, क्योंकि मुस्लिम चाहते थे कि उनको अलग से प्रतिनिधित्व मिले। प्रतिनिधित्व का ये मतलब है कि उनको रिजर्व किया जाए एक एरिया में, एक जगह हिंदू रिजर्व रहे तो एक जगह मुस्लिम रिजर्व है। ये काफी खतरनाक था, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आज जब दो देश हैं तो कितनी प्रॉब्लम हो रही है। अगर एक ही देश में कुछ फील्ड ऐसे होते हैं जहां मुस्लिम बाहुल्य और हिंदू वाले इलाके हैं, केवल हिंदू केवल मुस्लिम, तो और ज्यादा प्रॉब्लम होते। इसे अंग्रेज पास कराना चाहते थे, और मार्ले मिंटो रिफॉर्म इसके लिए लाया गया था 1909 में। सीजीएल टायर 1 में 2016 में पूछा गया है। भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ। ये है आपके विकल्प। देखिए, हर साल बजट पेश किया जाता है, और जब भी बजट आता है तो हमसे 10 क्वेश्चन पूछे जाने अनिवार्य हो जाते हैं। इसमें एक क्वेश्चन ये भी होता है कि पहला बजट कब लाया गया, कब रेलवे और सामान्य बजट को अलग अलग किया गया, कब इसको एक में किया गया। तो कई सारे क्वेश्चन हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसके टाइम पीरियड पे पहला बजट लाया गया। सही उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग। सीजीएल टायर 1 में 2016 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर डेट की बात करें तो ये था 1860 7 अप्रैल।
अगला है कि ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप किया और 1773 में एक अधिनियम पारित किया। इसका नाम क्या था? बताइए। समय आपका चल रहा है, तो कोशिश करिए कि इसी समय के दौरान आप अपना उत्तर बता दिया करें। इसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। अब रेगुलेटिंग एक्ट, इसको नियामक अधिनियम भी आप कह सकते हैं, कब आया? तो ये आया था 1773 में। जब भी आप संविधान पढ़ना शुरू करेंगे तब आपको पहले 1773 रेगुलेटिंग एक्ट यानी कि नियामक अधिनियम के बारे में बताया जाता है, क्योंकि यह ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जारी किया और यहाँ पर अभी ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी। ये क्वेश्चन सीजीएल टायर 1 2014 में पूछा जा चुका है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा सती प्रथा पे रोक लगाई गई? क्वेश्चन देखिए कितना महत्वपूर्ण है, कितने बार पूछा गया है। ये तो केवल एसएससी है, इसके अलावा स्टेट में पुलिस, क्लर्क, बीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, इस तरह कितने एग्जाम है जहां पे ये पूछा गया होगा। देखिए अगर हम सती प्रथा की बात करें तो इसमें यह है कि अगर पति मर जाए तो पत्नी को उसके साथ चिता पे बैठ के मर जाना होता है, जल करके। ये था सती प्रथा। इसको खत्म करने का प्रयास कई बार किए गए, लेकिन जो सबसे प्रभावी प्रयास था ये राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेटिक ने किया। मतलब क्या आपका सही उत्तर होगा लॉर्ड विलियम बेटिक। तो इसको 1829 में ही खत्म कर दिया गया और इसके लिए बंगाल में कानून लाया गया एक साल मतलब 100 साल बाद 1929 में। अगला है कि ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष में प्राप्त की? बताइए। देखिए हमने आपको बताया था कि मतलब कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे अच्छा काम नहीं कर रही थी, लोग ज्यादा विद्रोह करने लगे 1857 की क्रांति में, तो इसके बाद ब्रिटिश जो क्राउन था मतलब कि संसद था, उसने इसको अपने हाथ में ले लिया। देखिए अब यहाँ पे आपको दो विकल्प दिखता है 1857 1858। कई बार क्या होगा कि दोनों में से एक ही विकल्प होगा, जो विकल्प होगा आप उसे ट्रिक मारिए। दोनों विकल्प हैं तो 1857 को ही आप ट्रिक करेंगे। अगला है कि द्वैत शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा लागू किया गया? ये है आपके विकल्प। ये किया गया था 1919 के मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में। देखिए यहाँ पे इसको द्वैत शासन किया कहा गया है, मतलब कि द्वैत शासन। ये था कि कुछ जो जैसे आज आप मंत्रालय देखते हैं, सेम उसी तरह का समझ लीजिए। जैसे कृषि है, वित्त है, रेलवे है, पर्यावरण है, तो जो पैसे वाले मामले थे उनको अंग्रेज अपने पास रख दिए। जिन पे ज्यादा वर्क करना था, जो डायरेक्ट पब्लिक के टच में था, उसको भारतीयों को दे दिए। भारतीयों को भी लगे कि हाँ मंत्री हैं, लेकिन उसमें पैसे नहीं थे और आप जनता की सेवा नहीं कर सकते थे। तो ये था द्वैत शासन जो कि 1919 में लाया गया। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म इसका दूसरा नाम है। याद रखिए ये 2-3 बार पूछा जा चुका है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बताइए। देखिए केवल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी नहीं, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इसका पूरा नाम है। और जब बंगाल विभाजन हुआ तो बंबई में इसकी शुरुआत की गई थी जी के घोसले के द्वारा, मतलब कि गोपाल कृष्ण गोखले। और इन्होंने ऐसा संगठन बनाया जिससे कि अपनी मातृभूमि की सेवा की जा सके। आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितने बार पूछा जा चुका है। देखिए यहाँ पे कहा गया था कि थोड़ी वॉइस में प्रॉब्लम थी, तो हमने इसे सही कर लिया है। उम्मीद होगा कि अब आपको सही सुनाई देगा। अगला है कि वापस वेदों की ओर, इसका आह्वान किसने किया? इसको इंग्लिश में कहते हैं गो बैक टू वेदास। ये आपके विकल्प हैं। सही उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बंबई में एक आर्य समाज की स्थापना की। कई बार पूछा गया है ये, किसकी स्थापना? आर्य समाज की। इन्होंने ही स्वराज शब्द दिया और इन्होंने कहा कि हम वेदों से बहुत दूसरे तरफ जा चुके हैं और हमें वेदों की ओर जाना चाहिए, वेदों की जानकारी को अपने जीवन में उतारना चाहिए। गो बैक टू वेदास, स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने आर्य समाज बनाया। अगला है कि 1909 में पारित मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? ये रहे आपके विकल्प।
देखिए 1909 में जो पार्लियामेंट्री रिफॉर्म आया उसका एक बस सिंगल एजेंडा ये था अंग्रेजों का कि लोगों को अलग अलग कर दिया जाए, मतलब कि पृथक निर्वाचन प्रणाली दे दिया जाए। तो ये इसके लिए सही उत्तर होगा। पार्लियामेंट्री रिफॉर्म बोलते हैं, 1909 में लाया गया। मुस्लिमों को अलग करने की प्रक्रिया थी, लेकिन ये पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ। स्टेनोग्राफर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? 4 विकल्प। काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए नए भारत के पैगंबर की बात करें तो ये है श्री रामकृष्ण। पूरा नाम है रामकृष्ण परमहंस। तो ये रामकृष्ण परमहंस है और ये विवेकानंद के गुरु भी हैं। तो इनको नए भारत का पैगंबर कहा जाता है। एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 2012 में ये पूछा गया है। ये जो मतलब कि धर्म में आडंबर चल रहे हैं, जो रीति रिवाज के नाम पे आडंबर हो रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये सब बकवास है। तो आप विवेकानंद को ही देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में भारत में स्थापित स्वशासन का अग्रगामी कौन था? जब बात हो स्वशासन की तो इसके लिए सही उत्तर आना चाहिए लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन स्वशासन के जनक के रूप में जाने जाते हैं और इन्हीं के समय पे भारत में पहली वास्तविक जनगणना हुई। वैसे तो जनगणना 1872 में भी हुई थी, लेकिन जो अच्छी जनगणना हुई जिसमें डाटा रखा गया ये 1881 में हुई और तभी से 10 साल पे जनगणना होती आ रही है। 2011, 2021, 2031 इस तरह कंटिन्यू। तो इसके लिए सही उत्तर होगा लॉर्ड रिपन। देखिए इन्होंने एक और काम किया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को खत्म करके। अगला है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने विकसित की? ये है आपके 4 विकल्प। मतलब कि स्टार्ट किसने की? रैयतवाड़ी प्रथा जो कि 1820 में शुरू की गई। अगर आप जानेंगे कि 1820 में कौन था तो भी आप बता पाएंगे। सबसे पहले इसको मद्रास, उस समय मद्रास बोलते थे, चेन्नई, बम्बई, असम के भागों में इसे शुरू किया गया। तो इसमें क्या था कि अधिकारों को किसान दिया गया। कहा गया कि कोई भी जमींदारी नहीं करेगा, जो जिसकी खेत है वही उसका मालिक होगा। यह है रैयतवाड़ी व्यवस्था और इसको लाया गया थॉमस मुनरो के द्वारा। ये क्वेश्चन कई बार आपके परीक्षा में रिपीट हुए हैं। कौन से चार्टर अधिनियम या फिर एक्ट के द्वारा भारत के विदेश व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? देखिए यहाँ पे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत भेजा गया था व्यापार करने के लिए। केवल एकाधिकार था कि मतलब कि ब्रिटेन का कोई भी नागरिक जाके व्यापार नहीं कर पाएगा। अगर वो ईस्ट इंडिया कंपनी में है तभी कर पाएगा और कंपनी के लिए करेगा, ठीक है। लेकिन बाद में 1813 में एक चार्टर लाया गया और इसमें एक अधिकार को खत्म कर दिया गया। कंपनी को नुकसान हुआ, लेकिन एक फायदा हुआ कि इसको चीन में चाय का व्यापार के एक अधिकार मिल गया। तो इसके लिए सही उत्तर होगा 1813। ये सीजीएल टायर 1 2014 में पूछा जा चुका है। अगला है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए स्वामी विवेकानंद का नाम आपने सुना होगा जब ये 1893 में अमेरिका के शिकागो में गए थे और वहाँ पे इन्होंने भारत का नाम किया। बहुत लोग जान पाए कि हाँ भारत भी एक है। तो स्वामी विवेकानंद ने ही शिकागो से आने के बाद 1897 में अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की बेल्लूर में। आज भी है बेल्लूर मठ कलकत्ता में, कोलकाता में। तो इसके लिए सही उत्तर होगा स्वामी विवेकानंद। ये क्वेश्चन 10+2 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से किसने राज्य अपहरण नीति को लाया? देखिए राज्य अपहरण नीति मतलब हमने आपको पहले ही बताया कि राज्य को हड़प लो, कानून बना दो और उसमें कोई फेल हो जाए तो हड़प लो। ये था राज्य हड़प नीति। तो इसको लाया गया था किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। पूछा जाता है कि सबसे पहले किसको लिया गया था? सतारा को 1848 में। इसके बाद जैतपुर, इसके बाद संबलपुर, फिर झांसी और बाद में अन्य राज्य। देखिए ये क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया? यह है आपके 4 विकल्प। पूछा गया है भारतीय
विश्वविद्यालय अधिनियम। सही उत्तर होगा आपका लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन इसको पारित किया था 1902 में, और 1904 में रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी पहले, ये एमटीएस में पूछा गया है। लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? देखिए, लॉर्ड कर्जन तो आता है 1902 में, रहता है 1906 तक, तो कौन सी घटना इससे बाहर की है? यह है राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, जो कि 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय कांग्रेस। एसएससी 10+2 एलडीसी परीक्षा में पूछा गया है। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया? पहले तो आप ये जानिए कि पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था। यह आया था 1784 में, और इसमें एक लाया गया था नियंत्रण बोर्ड। जो भी नियंत्रण, जिन कामों को नियंत्रण की जरूरत थी, उनके लिए एक नियंत्रण बोर्ड बनाया गया। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर पहला होगा। एसएससी 10+2 में यह पूछा जा चुका है। अगला है कि लॉर्ड मैकाले साधारणतः भारत में लाने से संबंधित है। मतलब कि लॉर्ड मैकाले को क्यों जाना जाता है? देखिए, ये क्वेश्चन एक बार और पूछा गया था, इनफैक्ट 2 बार पूछा गया है। तो अगर आप सिंगल डे वाली वीडियो देख रहे हैं तो इसी में आपने देखा कि 2 बार ये इनको अंग्रेजी शिक्षा में सुधार के लिए जाना जाता है। ये क्वेश्चन इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। कर अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा? ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि पहले प्रधानमंत्री भी बने। और 1936 में जो अधिवेशन हुआ फैजपुर में, इसी में इन्होंने कहा कि जो कर अधिनियम है ये एक दास्ता का नया घोषणा पत्र है। पंडित जवाहरलाल नेहरू सही उत्तर होगा। सीजीएल टायर 1 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। जो व्यक्ति अभी तक इसे लाइक नहीं किया, जरूर लाइक कर दें आप लोग, और शेयर करें ताकि और भी लोग इसे देख पाएं, जुड़ पाएं। रॉलेट एक्ट 1919 किसके शासनकाल में लागू किया गया था? ये है आपके विकल्प। देखिए, बात करें अगर रॉलेट एक्ट की, तो इसको लाया गया था 1917 में, इसकी शुरुआत की गई थी, और ये लाया गया लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा। तो बाद में इसे काला कानून भी कहा गया जब पूरी तरह से ये प्रभावी हो गया। ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया है। देखिए, काला कानून की बात करें या फिर रॉलेट एक्ट की बात करें, तो इसमें था कि ना अपील, ना दलील, ना वकील, पुलिस किसी को भी चाहे तो 3 महीने के लिए गिरफ्तार करके रख सकती है। 1921 में नरेंद्र मंडल या फिर चेंबर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था? देखिए, बात की गई 1921 की। दिन था 8 फरवरी, और ये किया गया था ड्यूक ऑफ कैनाट की स्थापना। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी? मतलब इनमें से कौन है जो कि सबसे पहले किया गया था? समय शुरू होता है अब। देखिए, अगर बात करें कि अगर आप सबका टाइम पीरियड जानते तो यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं होती। जैसे अगर हम बीएचयू की ही बात कर लें तो इसकी स्थापना की गई थी 1916 में। ये क्वेश्चन यूपी SSS में भी पूछा जा चुका है। इसके अलावा जो बॉम्बे यूनिवर्सिटी है, जिसको बम्बई यूनिवर्सिटी कहा जाता था, इसकी की गई थी 1857 में। इसके अलावा हम अलीगढ़ की बात करें तो 1875 में, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1887 में। तो ये सारे सन है, अगर आप इनको जानेंगे तो आप बता पाएंगे कि सही उत्तर होगा बॉम्बे यूनिवर्सिटी। ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया है 2013 में। अगला क्वेश्चन है कि किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हो गया? आपके 4 विकल्प आपके स्क्रीन पर। देखिए, हुआ क्या था कि पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी लगभग 1600 के ईस्वी में, तो उसको चार्टर दिया गया था, मतलब पावर दिया गया था कि आप जाइए भारत में रूल करिए। भारत के अलावा कुछ एशिया वाले एरिया थे, हालांकि चीन नहीं था। बाद में इसको जब इंडिया का पावर छीना गया इससे, तो चीन के भी कुछ एरिया को दे दिया गया। चीन में इनके चाय के साथ इनका व्यापार करने को मिल गया, लेकिन चीन में जो इनका एकाधिकार था, मतलब मोनोपोली,
मतलब हम ही केवल करेंगे, दूसरा कोई नहीं कर पाएगा, इसको खत्म कर दिया गया चार्टर एक्ट 1833 में। चार्टर एक्ट इसमें आया जो लगभग 20 सालों के बाद आया था इस तरह का, और यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को एक झटका मिला। ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया है। परिसंघ बनाने का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया? 4 विकल्प बताइए। देखिए सही उत्तर होगा नेहरू रिपोर्ट 1998, क्योंकि 1998 में नेहरू रिपोर्ट में सबसे पहले परिसंघ बनाने के बारे में प्रस्ताव दिया गया। इसमें क्या था कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका होगी, मतलब कि डुअल सिस्टम, और यहाँ पे मंत्रालय होंगे और जो भी मंत्री होंगे विधायिका के प्रति जिम्मेदार होंगे। जैसे कि आज आप देखते हैं वैसे ही की बात की गई है परिसंघ के बारे में। ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया है 2013 में। अगला है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था? ये है आपके 4 विकल्प। देखिए पिट्स इंडिया एक्ट कहिए या फिर इसे एक नियामक अधिनियम कहिए, जो भी आप कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए कई सारे रूल्स आए और सबको इंडियन एक्ट कहा गया। ये जो लाया गया था 1784 में, इसका उद्देश्य केवल और केवल इतना था कि जो 1773 में एक्ट आया था उसके कुछ दोष थे, उसको दूर करने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। मतलब कि जब पहली बार 1773 में आया था तो इसमें कुछ खामियां निकलने लगी, इसी को दूर करने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया है। अगला है कि निम्नलिखित का मिलान करिए। ये है क्वेश्चन और ये आपके ऑप्शन बताइए। थोड़ा सा इसमें हम आपको ज़्यादा टाइम देना चाहेंगे। देखिए मिलान करने वाला है तो जरूरी है कि आपको सबका ईयर पता हो। अगर आप हंटर कमीशन की बात कर रहे हैं तो इसके लिए सही उत्तर होगा, यहाँ पे लिखते हैं सही वाला, 1882 होगा। अगर आप वर्धा स्कीम की बात कर रहे हैं तो ये आया था 1937 में। यूनिवर्सिटी एक्ट कब आया था? ये आया था लॉर्ड कर्जन के समय पे। कर्जन मतलब कि 1904, 1905। राधा कृष्णन आयोग आया था 1948 में। अब तो हमने आपको बता दिया पूरा, आप मिलान कर सकते हैं। देखिए पहला का चौथा सही है, यानी कि अगर आप देखेंगे तो पहला का चौथा वाले यही दोनों है, बाकी ये गलत हो गया है। और इसके बाद से दूसरा का तीसरा है, यानी कि दूसरा का तीसरा केवल इसमें है। आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा होगा। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस एएसआई परीक्षा 2013 में पूछा जा चुका है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन व्यापगत के सिद्धांत के आधार पर नहीं हड़पा गया? मतलब जो हड़प नीति आई थी उसके अनुसार। देखिए हड़प नीति आई थी तो इसमें कई सारे स्टेटों को हड़प लिया गया। हड़प नीति को कौन लाया? तो लॉर्ड डलहौजी। पूछा गया है बहुत बार। जो पहला जिसको पहले बार हड़पा गया था ये था सतारा 1848 में। क्या होता था कि अंग्रेज कुछ रूल्स बना देते थे और उनका पालन नहीं होने पे उनको हड़प लिया जाता था। इसके अलावा संबलपुर, इसको बहुत बाद में 1894 में लिया गया। झांसी को भी ले लिया गया क्योंकि झांसी की जो रानी थी वो भी 1857 के क्रांति में लड़ी, उनका मेन उद्देश्य यही था। इसके अलावा जो मैसूर है इसको नहीं लिया गया था। क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि कौन नहीं हड़पा गया, यानी कि आपका सही उत्तर होगा मैसूर। इसके अलावा आपको बता दें कि कई सारे स्टेट है, झांसी के अलावा नागपुर को भी लिया गया था। नागपुर को लिया गया 1854 में। उदयपुर को लिया गया था 1852 में। सारे फैक्ट आपको जानना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि माउंट बेटन प्लान जो कि जून 1947 में निम्नलिखित में से किस प्रांत में जनमत संग्रह प्रदान किया था? आपके विकल्प। देखिए माउंट बेटन जो प्लान आया था ये उत्तर पश्चिम सीमांत जो प्रांत था उसमें जनमत संग्रह कराया गया, ये प्रदान किया गया, यानी कि आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। ये एसएससी जेई सिविल एग्जाम के फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के द्वारा कौन सा एक्ट पारित किया गया था जिससे सरकार की आलोचना करने वाले को चुप कराया जाता था?
देखिए, जैसे कि आज आप देखते हैं कि आपको पावर मिलती है किसी के खिलाफ बोलने की, तो ये पहले भी था, क्योंकि ये 1800 से ही हमें मिल गया था। हालांकि ये अच्छे से नहीं मिला, तो उसको चुप कराने के लिए, क्योंकि इसी में प्रेस भी था, प्रेस कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ लिख रहा था, तो इसे चुप कराने के लिए वारनाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया। वारनाकुलर प्रेस एक्ट को कब लाया गया? 1878 में। किसके द्वारा लाया गया? तो लॉर्ड लिट्टन से। लॉर्ड लिट्टन ने इसको 1878 में वारनाकुलर प्रेस एक्ट लाया। अब इसमें क्या था कि जो भी जिला के मजिस्ट्रेट थे उनको कहा गया कि जो भी प्रिंटर या फिर प्रकाशक हैं, कुछ ऐसे नहीं प्रिंट करेंगे जिससे सरकार की किरकिरी हो। अगर कोई इस तरह की उनको लगता है कि इस तरह में कोई विवाद हो सकता है, तो उसके लिए उनको अपने जिला मजिस्ट्रेटों से परमिशन लेना होगा। अगर पास हो जाता है तब आप उसे प्रिंट करेंगे। ये क्वेश्चन एमटीएस में पूछा गया था 2017 में। अगला है कि टेलीग्राफ लाइन सबसे पहले कहां से कहां तक बिछाई गई? आपके 4 विकल्प और 5 सेकंड समय। देखिए, हम बात कर रहे थे टेलीग्राफ लाइन के बारे में। तो ये जो हुगली, मतलब कि जो कलकत्ता वाला इलाका था, वहाँ पे जो व्यस्त शिपिंग मार्ग है वहाँ पे सबसे पहले बिछाया गया था। ये कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच में पहली बार बिछाया गया। सन की बात करें तो ये है 1851। इसके बाद ये आगरा में भी चला 54 में। इसके बाद से ये और भी जगहों पे लाया गया, जैसे कलकत्ता, वाराणसी, अन्य शहरों में उसके बाद इसको लाया गया। सही उत्तर होगा कलकत्ता से आगरा। अगला है कि भारत का कौन सा गवर्नर जनरल ओवेन मेरेडिथ के नाम से कविताएं लिखवाता था? इसके लिए आपका सही उत्तर होगा लॉर्ड लिटन। जो भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड लिटन, ये कब से कब तक रहा ये जान लीजिए। 1876 से रहा 1880 तक। तो ये जो था, ये अपनी जो कविताएं थी उनको ओवेन मेरेडिथ के नाम से लिखवाता था। इनके समय पे कई सारे काव्य प्रकाशन हुए हैं, जैसे आफ्टर, पैराडाइज, कई सारे पूछे भी जाते हैं। ये क्वेश्चन CHSL में पूछा गया है टायर 1 में 2018 में। देखिए, ये क्वेश्चन आपके किसी भी परीक्षा में रिपीट हो सकते हैं, चाहे आपका कोई भी स्टेट का एग्जाम हो। तो जरूरी है कि जो हम ये सीरीज शुरू किए हैं जिसमें लगभग 200 प्लस वीडियो होंगी, तो आप उनको जरूर देखिए। सुबह और शाम दोनों समय आपको ये लाइव वीडियो मिलती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबा लेंगे तो जो भी वीडियो आपको मिलनी होगी उसको 2 घंटे पहले ही आपको अपडेट कर दिया जाता है। आपके स्क्रीन पे आ जाएगा और आप वहाँ पे सेट रिमाइंडर कर लेंगे, तो आपको जब वीडियो लाइव होगी तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय सैनिकों के लिए समुद्र यात्रा अनिवार्य कर दिया गया? ये था सन 1856। 1856 में एक ऐसा अधिनियम लाया गया जहां से, मतलब कि अगर कंपनी के काम के लिए किसी भारतीय सैनिक को कहीं जाना है तो उसे समुद्री यात्रा पे जाना पड़ेगा। इसके पहले ऐसा नहीं था, लेकिन इसको 1856 में अनिवार्य कर दिया गया। ये CHSL में पूछा गया है। अगला है कि 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम किस योजना पर आधारित था? जो 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम की हम बात कर रहे थे, ये डफरीन की योजना पे था, यानी कि सही उत्तर होगा डफरीन योजना। यहाँ पे क्या था कि जो कई विधान परिषद थे उसको पावरफुल किया गया, मतलब कि विधान परिषद में पहले उसको उतना पावर नहीं मिला था तो उसे ज़्यादा पावर दिया गया। ये क्वेश्चन CHSL टायर 1 में पूछा गया है 2016 में। पहली बार डाक टिकट निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में जारी किया गया? क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, ये डाक टिकट जारी किया गया पहली बार लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड पे, और ये जो चिपकने वाला टिकट आप देखते हैं वो था। सन की बात कर लें तो ये है 1852। तो ये टिकट गोल आकार के होते थे। आज के समय जो आप टिकट देखते हैं अधिकतर स्क्वायर होते हैं या फिर रेक्टेंगल होते हैं, लेकिन उस समय जो टिकट जारी किए गए थे वो सारे स्क्वायर होते थे। बाद में धीरे धीरे इनमें सुधार हुआ। अगला है कि भारत सरकार अधिनियम 1919
कब से 23 दिसंबर 1919 से लागू हो गया। इस अधिनियम में रिपोर्ट में सिफारिश किए गए सुधारों को शामिल किया गया था। देखिए कुल मिलाके ये पूछा गया है कि जो 1919 में अधिनियम आया, ये इसका दूसरा नाम क्या है। हमने आपको इसके पहले वाली वीडियोज में बताया था, या अब अगर आप कंबाइंड वीडियो देख रहे हैं तो स्टार्टिंग में आपको मिला होगा कि दो रिपोर्ट आप बिल्कुल याद रखिए। 1909 मार्ले मिंटो और 1919 मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड। ये दो रिपोर्ट याद रखिए। यहां से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन में भी कहीं ना कहीं यही पूछा गया है। आपका सही उत्तर होगा मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड। देखिए यहाँ पे अगर ये पूछा जाए कि इस अधिनियम में क्या था, तो इस अधिनियम में ये था कि मुसलमानों को, इसके अलावा जो लोग भी अलग प्रतिनिधित्व चाहते हैं, सबको अलग प्रतिनिधित्व दे दिया जाए। हालांकि इसके बाद जब साइमन कमीशन आया तो उसका जोरदार विरोध हुआ, और साइमन कमीशन का विरोध होने का एकमात्र कारण ये था कि उसमें कोई इंडियन नहीं था। हालांकि साइमन कमीशन ने इसको रीड किया और इसको जो ये अलग अलग सिस्टम वाला था, इसको हटाने के लिए सिफारिश भी किया। ये क्वेश्चन असम राइफल 2019 में पूछा गया है। यूनाइटेड किंगडम से संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था, जिसे ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। देखिए अभी हम बात कर रहे थे इसी के बारे में, साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो 1928 को। साइमन कमीशन के भारत आने का जो मेन कारण क्या था, 1919 में जो अधिनियम आया था मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, इसको रेड करना। जैसे ये कानून लगा दिया गया तो अब ये लोग करीब करीब 9 साल बाद आए थे ये देखने के लिए कि जो कानून लगाया गया है उसका क्या बेनिफिट है, क्योंकि हर चीज़ के साइड इफेक्ट होते हैं। तो उसको सुधारने के लिए, उसके बारे में बात करने के लिए लोग आए थे। इनकी संख्या 7 थी। हालांकि इसका जोरदार विरोध हुआ। विरोध होने का कारण था कि इसमें कोई भी इंडियन नहीं था। लोगों को डर था कि जब कोई भी इंडियन नहीं है तो इंडियन के अधिकार की बात कोई कैसे करेगा। हालांकि जब इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की तो इसी के आधार पर 1935 का कानून बनाया गया। 1935 के कानून में आप देखेंगे कि कई सारे ऐसे पॉइंट है जो आज भी हम उसको फॉलो करते हैं। ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया है 2019 में। लॉर्ड कर्जन के द्वारा प्रकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल शहर की चरम उत्कर्ष वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है, कहां पे? बात की गई है विक्टोरिया मेमोरियल के बारे में। इसको विक्टोरिया मेमोरियल हॉल ऑफ फेम बोलते हैं और यह है कोलकाता में। कहां पर है? कोलकाता में। यह एक संगमरमर की इमारत है और इसको करीब करीब 1906 और 1921 के बीच में बनाया गया था। क्वीन विक्टोरिया थी, उनके स्मृति में इसको बनाया गया। अगर आप क्वीन विक्टोरिया के टाइम पीरियड को देखेंगे तो ये है 1819 से लेकर के 1901। तो 1901 में इनकी मृत्यु हो गई, तो 1906 में लॉर्ड कर्जन ने इसको कोलकाता में बनवाना शुरू किया, जो कि 1921 से पहले पहले कंप्लीट कर लिया गया। सीजीएल में पूछा गया है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की औपचारिक रूप से स्थापना किस वर्ष की गई? देखिए यूजीसी के बारे में बात की गई है तो इसकी स्थापना की गई थी भारत सरकार के द्वारा। आपके सारे ऑप्शन भारत सरकार वाले हैं अगर इसको आप स्किप कर दें तो, लेकिन सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। यह एक वैधानिक मतलब कि वैधानिक निकाय है जो यूजीसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। सीजीएल टायर 1 2019 में पूछा गया है। देखिए अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करने के साथ शेयर कर दें ताकि और भी लोग जुड़ पाएं। सुबह में ये वीडियो, इस तरह की वीडियो आपको लाइव मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तभी आपको वीडियो मिल पाएगी। तो अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटेन के ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा निर्मित भारत में परिचालित सबसे पुराने पत्तन का नाम क्या था? यहाँ पे आपके 4 विकल्प हैं और आपका समय शुरू होता है अब। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे पुराने पत्तन का नाम बताइए, तो ये होगा कोलकाता पत्तन। अगर आप कोलकाता बंदरगाह के बारे में देखेंगे तो ये सबसे पुराना
परिचालित बंदरगाह है जिसका शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था? ये सीजीएल टायर 1 2019 में पूछा जा चुका है। रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? पूछा गया है कि जब ये टाइटल एक्ट आया तो उस समय ब्रिटेन में कौन प्रधानमंत्री थे? ये थे बेंजामिन डिज़रायली। बेंजामिन डिज़रायली एक कंजर्वेटिव पार्टी के एक ब्रिटिश राजनीतिज्ञ हैं और ये दो बार रहे प्रधानमंत्री। एक बार 68 में रहे और एक बार 74 में रहे। तो ये 2 बार वहां पे रहे और जब ये टाइटल एक्ट बनाया गया तब भी वो वहां के प्रधानमंत्री थे। अगला है कि 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या की गई थी कहां पे? देखिए ये गए थे वहां पे निरीक्षण करने के लिए 1872 में, लेकिन अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में इनकी हत्या कर दी गई, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। लॉर्ड मेयो की बात करें तो इनको जाना जाता है पहली बार जनगणना के लिए। 1872 में पहली बार जनगणना हुई, 1881 में इसको दोबारा जनगणना किया गया। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे डाटा नहीं रखा गया था लेकिन यहाँ से डाटा कलेक्ट किया गया, जो कि आज भी होता है हर 10 साल पे। 2011 में हुआ, 2021 में होगा, तो इस तरह से। अगला है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया? कौन है जिसे भारत का पहला वायसराय बनाया गया? देखिए जब 1857 की क्रांति होती है तब वहां से ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया और कहा गया कि अब भारत पे रूल करेगा ब्रिटेन का संसद। जब ब्रिटेन का संसद रूल करेगा तो वहां पे एक पोस्ट बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, मतलब भारत के लिए एक मंत्री बनाया गया। जैसे आप देखते हैं रेल के लिए मंत्री, तो उसी तरह भारत के लिए एक मंत्री बनाया गया था। तो जब भारत के लिए एक मंत्री बना दिया गया तो उसका प्रतिनिधि, जैसे कि राष्ट्रपति का राज्यपाल होता है, तो उसी तरह उसका प्रतिनिधि भारत में बनाया गया और ये था लॉर्ड कैनिंग। बात हो रही है 1858 की, मतलब कि 57 के बाद। ये क्वेश्चन CHSL में पूछा जा चुका है। किस अधिनियम को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अभी मुश्किल से 10 मिनट पहले हमने इसके बारे में चर्चा किया था। यह है भारतीय शासन अधिनियम 1919। 2 अधिनियम है, खूब पूछे जाते हैं, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड 1919 और मार्ले मिंटो कब? 1909। ये क्वेश्चन MTS में पूछा गया था 2019 में। अगला है कि किस शिक्षा आयोग ने यह तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा? देखिए जब लॉर्ड मैकाले भारत में आए थे करीब करीब 1835 या फिर 38 की बात है, तो उन्होंने कहा था कि इंग्लिश शिक्षा को अनिवार्य किया जाए। ठीक है, लेकिन उनके बाद एक व्यक्ति आया और ये था वुड डिस्पैच, वुड का नीति पत्र। वुड के नीति पत्र में अंग्रेजी शिक्षा को, मतलब इसने अंग्रेजी शिक्षा को इतना अनिवार्य कर दिया कि इसे अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाने लगा। अब इसमें मुख्य उद्देश्य इसके क्या थे? उसके उद्देश्य ये थे कि लोगों को पश्चिमी संस्कृति के बारे में जानकारी देना। इसके अलावा जो भी यहाँ के मूल निवासी हैं उनको एक ज़्यादा जानकारी देना ताकि वो लोग पश्चिमी लोगों के हिसाब से ढल सके। और ये तर्क दिया गया कि अगर आप इस शिक्षा को पालन करेंगे तो आपका चरित्र का उत्थान होगा। हुआ गलत, ये और नीचे गिर गया। MTS से पूछा गया है। हालांकि कई चीज़ें अच्छी थी, इंग्लिश को लागू करना बड़ा अच्छा सिद्ध हुआ। ब्रिटिश भारत के किस प्रांत में राजस्व एकत्रित करने के लिए रैयतवाड़ी प्रणाली लागू किए थे? यह है दक्षिण भारत, मतलब एक शब्द में कहें तो दक्षिण भारत। लेकिन अगर आप क्षेत्र को अलग अलग देखेंगे तो चेन्नई, मतलब मद्रास उस समय कहा जाता था, बॉम्बे, असम का कुछ भाग, और ये सारे रैयतवाड़ी में थे। अब इसमें होता क्या था कि जो भी जमींदारों के पास भूमि थी उनसे लेकर के किसानों को दे दिया गया मालिकाना हक। और जो टैक्स देना था अब सीधे सरकार किसानों से टैक्स लेती थी। और यहाँ पे किसानों को, मतलब सरकार को क्या फायदा हुआ? ये टैक्स 50% तक हो जाता था, कभी कभी तो 60%। तो इससे सरकार को काफी फायदा होता था। अगला क्वेश्चन है कि हड़प नीति, जिसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बोलते हैं, ये किसने दिया था? अभी हमने आपको इसी वीडियो में उसको बताया है। सही उत्तर होगा आपका, सही उत्तर होगा इसके लिए देखिए
लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने जब इसको दिया तो कई सारे शहरों को इसने अपने अंदर ले लिया। 1848 से शुरू की गई। पहला जो शहर था ये था सतारा। ठीक है, तो बस अब ये जानिए कि सतारा के साथ जयपुर को भी लिया गया था। कब? 1849 में। संबलपुर को भी 49 में लिया गया, उदयपुर को 52 में लिया गया, झांसी को 53 में और नागपुर को 54 में। अगला है कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1872 में प्रत्येक जिले में 2 अदालतें निर्मित की, जिनमें एक फौजदारी अदालत और दूसरी दीवानी अदालत थी? बताइए। देखिए टाइमर कुछ लोगों को इरिटेट जरूर कर रहा होगा, लेकिन अगर आप इस तरह उत्तर देंगे तो आप एक तय समय में उत्तर देने वाले बन सकते हैं। सही उत्तर होगा वारेन हेस्टिंग। अगर आप 1772 की बात करें तो ये 73 से लेकर 85 तक रहा और इसने फौजदारी अदालत वाला सिस्टम लगाया। निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किस एक ने एक कोड दिया जो कि न्यायिक प्रशासन से राजस्व प्रशासन को अलग करने के लिए बनाया गया था? यह है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक ऐसा सिस्टम बनाया, इसमें क्या हुआ कि जो राजस्व वाला काम था ये अलग हो गया और जो न्यायिक प्रशासन वाला काम है ये अलग हो गया। पहले इससे होता क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब थी तो ये बस एक कंपनी सभी कामों को देखती थी, लेकिन बाद में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस आए तो इन्होंने इसको अलग अलग किया। ये क्वेश्चन दिल्ली एएसआई पुलिस 2019 में पूछा गया है। भारत का कौन सा ब्रिटिश वायसराय 1884 में लागू किए गए इल्बेट बिल से संबंधित था? सही उत्तर होगा वायसराय लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन 1883 में भारत आए और ये जो इल्बर्ट बिल था उसे लागू कराया था। सही उत्तर होगा आपका लॉर्ड रिपन। ये क्वेश्चन 2019 में दिल्ली पुलिस एएसआई में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 1932 में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की? सही उत्तर होगा जेम्स राम से मैकडोनाल्ड। जेम्स राम से मैकडोनाल्ड। देखिए इनको हम जानते हैं सांप्रदायिकता के लिए, इन्होंने सांप्रदायिकता को बढ़ाया। ये बात हो रही है 1932 की और डेट की बात करें तो ये था 16 अगस्त। तो इन्होंने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस एएसआई में पूछा गया है 2019 में। उस समय ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा को अवैध और दंडनीय बनाया गया? सही उत्तर होगा लॉर्ड विलियम बेटिक। बात हो रही है 1829 की, जब लॉर्ड विलियम बेटिक ने सती प्रथा को बैन कर दिया, इसे दंडनीय भी बनाया गया। इसमें पूरा सहयोग किया राजा राम मोहन राय ने। देखिए राजा राम मोहन राय की मृत्यु लंदन के दौरे पे हुई थी, तो कई बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन है जिसकी मृत्यु भारत से बाहर हुई है। ये क्वेश्चन सीजीएल टायर 1 में 2020 में पूछा गया है, कोरोना से पहले जो एग्जाम हो रहे थे उस समय। अगला है कि निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से वह कौन किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? कई लोग तो मानते ही नहीं है कि वो राष्ट्रीय विद्रोह था। कारण क्या है? कारण ये है कि ये गुटबाजी के तौर पे हुआ। पहले लखनऊ हुआ, जब लखनऊ दब गया तो कानपुर, फिर झांसी, उदयपुर, इस तरह। तो ये कभी एक साथ नहीं हुआ। कई सारे लोग इसे राष्ट्रीय नहीं मानते हैं, लेकिन ये था डिजरायली। डिजरायली ने स्वीकार किया कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था और इसने ब्रिटेन को हिला करके रख दिया। और वास्तव में इसे आप कह सकते हैं क्योंकि उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से हटा लिया गया। यहाँ पे ब्रिटेन की पार्लियामेंट रूल करने लगी। मतलब कि पूरे विश्व के देखने में ये लोग अच्छे बन गए। ये सीजीएल टायर 1 2011 में पूछा गया है। 1857 का विद्रोह निम्नलिखित स्थानों पर हुआ, उनका सही क्रम बताइए। अब देखिए, अगर आप देखेंगे तो बैरकपुर में हुआ था 29 मार्च। इसके अलावा मेरठ में हुआ 10 मई, दिल्ली में हुआ 11-12 मई। इसके अलावा क्या छूट गया? तो ये छूट रहा है झांसी। तो झांसी में हुआ 5 जून। अब आप खुद क्रम लगा लीजिए कि इसका क्रम क्या होना चाहिए। इसका क्रम होगा पहले डी,
29 मार्च, उसके बाद से बी यानी कि 10 मई, उसके बाद से सी यानी कि 11-12 मई मतलब दिल्ली, और बाद में सबसे बाद में झांसी यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। 10+2 एलडीसी परीक्षा में पूछा गया है। नाना साहेब का दूसरा नाम क्या था? देखिए, बाजीराव द्वितीय के ये पुत्र थे नाना साहिब, और इनका दूसरा नाम था धोतू पंत। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में 2012 में पूछा गया है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से वह प्रथम भारतीय कौन था जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था? बताइए। इनको बोलते हैं हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के महान वृद्ध पुरुष। तो ये है दादा भाई नौरोजी। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन रिपीट तो होता ही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? बड़ा आसान क्वेश्चन है। ए.ओ. ह्यूम, और इन्होंने कब किया? तो 1885 में। कभी कई सारे लोग कहते हैं कि ये जानबूझ के इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन इसने अच्छा काम किया। भले ही इसने 1905 तक कोई बड़ा कदम नहीं उठाया, लेकिन 1905 के बाद इसने काफी अच्छा काम किया। ये क्वेश्चन देखिए 3 बार पूछा जा चुका है, तो काफी महत्वपूर्ण है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? बताइए। यह है श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट को कलकत्ता के अधिवेशन में बनाया गया था, कोलकाता। ये 32वां अधिवेशन था, और ये हुआ था 1917 में। 1917 में इसको बनाया गया, और सही उत्तर है श्रीमती एनी बेसेंट। आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितनी बार 14, 16, 14, 14, 15 कितनी बार रिपीट किया गया है। हर बार ये सीजीएल में पूछा गया है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। आप इसे ये भी याद रखिए, कलकत्ता में 32वां सेशन था और 1917 में। निम्नलिखित में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था? सही उत्तर होगा बाबा गुरदीप सिंह। देखिए, गदर पार्टी में लाल, बाल और पाल थे, तो इसके अलावा भी कई सारे लोग थे। इसमें लाला हरदयाल भी थे, मोहम्मद बरकतुल्लाह भी थे, और सोहन सिंह भाकना भी थे। ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया है 2016 में। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सही उत्तर होगा जॉर्ज यूले। कहीं कहीं जॉर्ज यूल दिखेगा, लेकिन कहीं कहीं आपको जॉर्ज यूले दिखता है। सही उत्तर होगा जॉर्ज यूले। ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, और इनको इलाहाबाद में जो सेशन हुआ था, अब तो प्रयागराज हो गया है, पहले इलाहाबाद था, तो उस समय जब 1888 में सेशन हुआ, ये चौथा सेशन था, तो उस समय इनको अध्यक्ष बनाया गया। अगर इससे पहले आप देखेंगे तो इनसे पहले बकरुद्दीन तैयब जी को बनाया गया था, तो ये आप याद रख सकते हैं जॉर्ज यूले। 2 बार पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बड़ा अच्छा है। प्रथम अधिवेशन ये किया गया था WC बनर्जी के द्वारा। प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ 1885 में, ठीक है, और ये किया गया था WC बनर्जी के द्वारा। इनका पूरा नाम क्या है, क्या आप बता सकते हैं? व्योमेश चंद बनर्जी। 3 बार ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। देखिए, अगला है कि कुलोमिंतांग क्या है? कुलोमिंतांग शॉर्ट फॉर्म में इसको KMT बोलते हैं। तो ये एक नेशनल पार्टी ऑफ चाइना है, यानी कि यह एक चीन की राष्ट्रवादी पार्टी है, कुओमिंतांग। तो इस तरह आप बोलेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये चाइनीज ही है। ये MTS में पूछा गया था 2010 में। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे आयोजित हुआ था? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था इसको। 1885 में हुआ, A.O. ह्यूम ने बनाया। बताइए। A.O. ह्यूम ने बनाया, 1885 में हुआ, और ये हुआ था बम्बई में। कहाँ पे? बम्बई में। कहीं कहीं आपसे डेट भी पूछा गया है, तो बता दीजिए। 28 से लेके 31 दिसंबर तक। सही उत्तर होगा आपका बम्बई। क्वेश्चन देखिए कितने बार रिपीट हुआ है। तो अब ये सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे, तो क्या पूछा जाएगा? अगला है कि सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड
कहां पर हुआ था? बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए, अगर 1919 की बात करें तो यहाँ पे एक रॉलट एक्ट आया था, रॉलट एक्ट, जिसे गांधी जी ने काला कानून कहा। गांधी जी आ चुके थे 1915 में, काला कानून। अब काला कानून इसलिए कहा कि रॉलट एक्ट में ये कहा गया था कि जैसे आज के समय पे आप देखते हैं, अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करती है, पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया, तो आपको कुछ राइट्स मिलते हैं आर्टिकल 21 के तहत। आपको बताना होगा पुलिस को कि क्यों गिरफ्तार किया है, आपको कोर्ट के सामने 24 घंटा में पेश करना होगा, और आपको आपके पसंदीदा वकील से सलाह लेने की छूट होगी। तो अगर गिरफ्तार कर लेती है पुलिस, तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कोर्ट में ले जाना ही होगा, चाहे मजिस्ट्रेट ही क्यों ना हो, मतलब छोटा से छोटा कोर्ट ना हो, कैसा भी हो, आपको ले जाना होगा। उस समय भी था कुछ इस तरह की प्रक्रिया, लेकिन जब रॉलट एक्ट आया तो इसमें कहा गया कि किसी व्यक्ति पर शक होगा तो हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे और 3 महीने तक जज के सामने नहीं रखेंगे। 3 महीने बाद अगर हमें लगेगा कि नहीं, अब इस व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए, तो छोड़ देंगे। इस समय जैसे आप राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका वाला जो सिस्टम देखते हैं, कुछ उसी तरह था, लेकिन रासुका सब पे नहीं लगता है। उस समय वो रॉलट एक्ट किसी पे लगा देते थे। तो अगर 3 महीना बाद पुलिस उनको छोड़ भी देती थी, या फिर 3 महीने से अगर ज्यादा रखना है, तब उसे कोर्ट में लिया जाता था। इसके लिए कहा गया कि न अपील, न दलील, न वकील। लेकिन अगर आप राष्ट्रीय सुरक्षा कानून से इसकी तुलना कर ही रहे हैं, तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं। अगर हाई कोर्ट से राहत नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन वहां पे ऐसा कुछ नहीं था। तो इसी एक्ट के विरोध में कई जगह प्रदर्शन हुए। तो पंजाब के 2 व्यक्ति थे, उनका नाम था डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू। इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। जब इनको गिरफ्तार किया गया तो इनकी गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर में लोग इकट्ठा हुए। अमृतसर में जो दिन था, ये था 13 अप्रैल का। लोग इकट्ठा हुए और निहत्थे इकट्ठा हुए। उन लोगों पे जो जनरल डायर था, इसने गोलियां चलवा दी। 1000 से अधिक लोग मारे गए। हालांकि जब अंग्रेजों ने जांच कराई तो उन्होंने कहा कि केवल 369 लोग मारे गए हैं, जो कि पूरी तरह गलत था। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट किया गया है। अगला है कि भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है? यह है बंगाल गजट। बंगाल गजट ये अंग्रेजी पत्रकार था, पत्र था, समाचार पत्र, और 1780 में कोलकाता से प्रकाशित किया गया। इसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1-2 बार इस पे रोक भी लगाया। ये CHSL में पूछा गया है। चंपारण से आरंभ हुआ प्रथम सत्याग्रह की खेती के विरुद्ध किया गया था। किस खेती के विरुद्ध? गांधी जी के लिए ये बड़ा अच्छा साबित हुआ। बात हो रही है 1917 की। ये था नील खेतिहर। देखिए क्या था कि अंग्रेज चाहते थे कि नील की खेती हो, जो भी आपका खेत है उसमें 1/3 नील की खेती हो, और इस पे उनको टैक्स मिलता था। तो इसको किसानों का शोषण होता था। इसको लेकर के गांधी जी ने इसके लिए आंदोलन किया, और इसमें गांधी जी को कामयाबी भी मिली। तो ये चंपारण है, मतलब कि आज के बिहार में। आपने पढ़ा होगा जरूर। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। किसने घोषित किया कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? ये तो मतलब सबको पता होना चाहिए। ये है बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। देखिए कितने बार ये पूछा गया है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको नहीं पता होगा कि कौन क्वेश्चन ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप परीक्षा में क्या पढ़ के जाएंगे? तो इस तरह चलिए एक और आप बताइए, करो या मरो, डू और डाई, ये किसने कहा था? ये आप हमें बताइएगा कमेंट करके। इसके अलावा अगर अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, इसे शेयर करिए ताकि और भी लोग जुड़ पाएं। सुबह के टाइम और शाम के टाइम दोनों समय ये वीडियो लाइव मिलती है। समय जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा, तो इसलिए जरूरी है कि आप इसे सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको अपडेट मिलता रहेगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? गदर आंदोलन, यह है लाला हरदयाल। लाला हरदयाल एक क्रांतिकारी थे। इसके अलावा ये विद्वान भी थे। तो इन्होंने गदर आंदोलन में काफी कुछ
मतलब जो गदर आंदोलन था ना, आप ये कह सकते हैं कि इनके ही दिमाग की उपज थी। ये क्वेश्चन 17, 1, 11, 14, 14 इतने बार रिपीट हुआ है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? पिछले वाली वीडियो में हमने इसका उत्तर बताया था, बहुत अच्छे से बताया था। यहां पर भी बता देंगे। सही उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने 7 अप्रैल 1875 को बंबई में इसकी स्थापना की। ये एक धार्मिक हिंदू नेता थे, संस्कृत के प्रकांड विद्वान भी थे। इन्होंने कहा था कि गो बैक टू वेदास, मतलब कि वेदों की ओर चलो। 1876 में इन्होंने एक नारा भी दिया, इंडियन फॉर इंडिया, भारत भारतीयों के लिए। तो कई सारे क्वेश्चन हैं जो इनसे पूछे जाते हैं। ये दिल्ली पुलिस एएसआई में पूछा गया है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो बताइए कि ये कविता किसने लिखी है? इसको लिखा गया है बिस्मिल अजीमा बागी के द्वारा और इसको 1921 में पटना में लिखा गया। तो जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो उस समय ये काफी जोर शोर पे था, सरफरोशी की तमन्ना। और ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। अगला है कि ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता तथा वियतनाम होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत, इसकी उपाधि से किसको सम्मानित किया गया है? सही उत्तर है मोहम्मद अली जिन्ना। इन्होंने जो लखनऊ समझौता हुआ था 1916, इसको कराया था। देखिए हुआ क्या था, 1907 में सूरत में विभाजन हो गया, गरम दल और नरम दल का। ये लोग अलग अलग काम करने लगे। गरम दल को नरम दल वाले पसंद नहीं, नरम को गरम दल वालों की स्टाइल पसंद नहीं, तो ये लोग अलग अलग काम करने लगे। लेकिन कांग्रेस का सेशन एक ही होता था। तो सूरत में जब कांग्रेस का सेशन हुआ तो ये लोग अलग हुए, लखनऊ में जब कांग्रेस का सेशन हुआ तो ये लोग मिल गए। तो इसको मिलाने में जो काम किए ये थे मोहम्मद अली जिन्ना। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है, सीजीएल टायर 1। अगला है कि बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? यह है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी कि दादा भाई नौरोजी। ये क्वेश्चन एसएससी 10+2 में पूछा जा चुका है। इसके इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करने के साथ इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। कमेंट बॉक्स में आप जाएंगे तो पहले कमेंट पे इसका लिंक आपको मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।